लिन जिन मुखौटों के प्रति बहुत संवेदनशील थे क्योंकि जब भी वे क्यूरेटर के रूप में सामने आते थे तो वे एक जानवर का मुखौटा पहनते थे। यह मूल रूप से क्यूरेटर की पहचान बन गई थी। ये जानवर का मुखौटा क्यूरेटर के मुखौटे की प्रतिकृति था जिसे लिन जिन ने विजिटेशन हॉल में देखा था। और पेंटिंग में दाव सम्राट द्वारा पहना गया मुखौटा बिल्कुल लिन जिन के क्यूरेटर के मुखौटे जैसा ही था। ये दाव मुखौटा नहीं है। लिन जिन ने दाव सम्राट के बारे में जो अफवाहें सुनी थी उनमें स्वाभाविक रूप से उनके सार्वजनिक रूप से मुखौटा पहनने का उल्लेख था। जब लिन जिन ने इसके बारे में सुना तो वह मन ही मन हंस पड़ा। क्या ये दाव सम्राट उसके जैसा ही हो सकता है? लेकिन दाव सम्राट दाव मुखौटा का उपयोग कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि यह लिन जिन के जानवर के मुखौटे जैसा नहीं था। इस दुनिया के विशेषज्ञ खास तौर पर खलनायक राक्षस मुखौटे पहनना पसंद करते थे। गाय के जितने बाल होते हैं उतने ही तरह के मुखौटे होते थे, इसलिए उनके लिए सार्वजनिक रूप से मुखौटे पहनना अजीब नहीं था। कभी कभी यह एक ट्रेंड भी बन गया था। हालांकि अगर यह एक समान मुखौटा था और लिन जिन की नजर में यह एक अनोखा मुखौटा था तो इसका महत्व अलग होगा। इस दुनिया में दो समान चेहरे नहीं हो सकते, विशेषकर जब विस्तृत पैटर्न की बात हो। जैसा कि पहले बताया गया है कि दाववादी के ड्राइंग कौशल उत्कृष्ट थे। इस तरह जब लिन जिन ने चित्रित मुखौटे पर पैटर्न की तुलना अपने स्वयं के पैटर्न से की तो वह इसे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता था। सच कहें तो लिन जिन को 100% यकीन था कि दाव सम्राट का मुखौटा उसके अपने मुखौटे जैसा ही था। एक पल के लिए लिन जिन का दिल अशांत हो गया। जब उन्हें याद आया कि दाववादी ने विरासत के बारे में क्या कहा था तो लिन जिन के अस्त व्यस्त विचार तुरंत साफ हो गए। यह ऐसा था जैसे डूबता हुआ आदमी अचानक पानी की सतह से बाहर आ गया हो। वह जिस विरासत की बात कर रहा है वह घातक जानवरों का संग्रहालय है। लिन जिन ने खुद से बुदबुदाया, यह सही नहीं हो सकता। जैसे ही यह विचार मन में आया लिन जिन ने इसे अस्वीकार कर दिया। कि दाववादी की नजर विरासत के लिए लिन जिन पर थी, लेकिन उसे शायद यह नहीं पता था कि विरासत क्या होती है। कि दाववादी के लिए यह सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ था। उसे नहीं पता था कि विरासत के पीछे क्या था, लेकिन किसी को तो पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए उस समय का दाव सम्राट। लिन जिन आत्ममुग्ध नहीं था। बात बस इतनी थी कि जब उसने की दाववादी के दाव सम्राट के चित्र को देखा तो उसे एक पल के लिए लगा कि पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति ने खुद ही मुखौटा पहना हुआ है। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि दोनों कितने समान थे। इस विचारधारा के अनुसार चलते हुए लिन जिन को मोटे तौर पर अंदाजा हो गया कि क्या हो रहा है। डाउलॉर्ड के लिगेसी शिष्यों में से एक के रूप में कीट दाववादी मुखौटे के माध्यम से निश्चित था कि निन को डाउलॉर्ड से किसी प्रकार की विरासत मिली थी। स्वाभाविक रूप से एक वैध लिगेसी शिष्य के रूप में यह समझ में आता है कि कीट दाववादी निन के साथ बातचीत करना चाहेगा या शायद इस विरासत को जब्त करने के लिए कुछ तरीकों का उपयोग भी करेगा। यहाँ कीट दाववादी को यह नहीं पता था कि तथाकथित विरासत क्या थी। बेशक ताओवादी का चित्र देखने के बाद लिन जिन की यही प्रतिक्रिया थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसे ताओवादी के बारे में और अधिक शोध करना होगा। कीट दाओवादी द्वारा छोड़े गए पत्र में दाओ लॉर्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। ज्यादातर बातें इस बारे में थी कि वह किस तरह से साधना करता था, साधना के दौरान उसके विचार और दूसरी कई बातें। लिन जिन इनमें से अधिकांश चीजों को समझ नहीं सका, इसलिए वह भविष्य में केवल धीरे धीरे उनका अध्ययन कर सका। इसके अलावा गोलियों की कई बोतलें थीं। इनमें से कुछ गोलियां सुगंधित थीं जबकि अन्य से बदबू आ रही थी। उनके प्रभाव स्पष्ट रूप से अलग थे, लेकिन कीट दाओवादी जैसे किसी व्यक्ति के लिए उन्हें रखने के लिए उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद लिन जिन को पता था कि यह मामला अब खत्म हो गया है। हालांकि कीट दाओवादी ने अपनी कब्र खुद खोद ली थी, फिर भी यह घटना लिन जिन के लिए एक चेतावनी थी। आखिर कीट दाओवादी तो 6 जानवरों में से एक था, बाकी 5 का क्या हुआ? क्या वे जीवित थे या मर गए? वे मित्र थे या शत्रु? क्या वे कीट दाओवादी की तरह लिन जिन के पीछे पड़ेंगे? ये सभी अज्ञात थे। सबसे अधिक परेशानी वाली बात यह थी कि लिन जिन को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह खुले में है जबकि उसके दुश्मन अंधेरे में है। ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। एक योजना को ध्यान में रखते हुए लिन जिन ने शांगर, गोल्डी, व्हाइट ऐप और जी यिन को माउंट वुकांग से बाहर निकाला। शायद यह महज उनकी कल्पना थी, लेकिन जब वे पहाड़ से चले गए तो ऐसा लगा जैसे धुंध कुछ कम हो गई है। जब वे पहाड़ के बाहरी इलाके में पहुंचे तो जी यिन ने उन्हें विदा करने की पहल की। उसे गू मंत्र द्वारा जहर दिया गया था, लेकिन उसका धर्म गहरा था और उसका शरीर एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा था। हालांकि वह अभी भी दर्द में था, फिर भी वह अपने आप मंदिर में वापस जाने में सक्षम था। लिन जिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बता सकता था कि जी यिन अब ठीक है, इसलिए उसके लिए वापस लौटना कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक लिन जिन का प्रश्न है, उसे एक योजना बनानी होगी। 2 दिन बाद मेपल सिटी में लिन जिन ने अपने ज्यादातर मामले निपटा लिए थे। बेशक इस बार वह लिन जिन के रूप में लौट रहा था। जहां तक क्यूरेटर का सवाल है, उनका ठिकाना अभी भी अज्ञात है। बाहरी लोगों की नजर में क्यूरेटर हमेशा एक रहस्यमय व्यक्ति रहा था। यह कहना ही होगा कि यह मामला काफी बड़ा था। यहां तक कि सम्राट हेकियान ने भी व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखा था। ये यूजो और चेन रुयुआन भी मिलने आए थे। सिटी लॉर्ड मैनर का तो जिक्र ही नहीं। जुओ वेंटांग, शी वेंजुन और अन्य लोग भी ऐसे ही थे। इन आगंतुकों से निपटने में ही लिन जिन को आधे दिन का समय लग गया। लिन जिन को इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल हुआ। न केवल उसने कई रहस्य सीखे और महान बुद्ध से मुलाकात की, बल्कि उसे और भी कई व्यवहारिक लाभ मिले। गोल्डी रैंक 3 से रैंक 4 पर पहुंच गया। शांग एर भी रैंक 4 से रैंक 5 पर पहुंच गया। व्हाइट ऐप के लिए हालांकि वह विकसित नहीं हुआ, वह ठीक था। लिन जिन के लिए केवल यही मायने रखता था कि वह सुरक्षित था। उनमें से गोल्डी के विकसित होने की संभावना सबसे अधिक थी। लिन जिन के मूल्यांकन के बाद उन्हें पता चला कि गोल्डी ने रैंक 5 का सुनहरा सिकारा खाया था। वह जीव अत्यंत दुर्लभ था और रैंक 4 ने रैंक 5 को खा लिया था। सामान्य परिस्थितियों में रैंक 4 संभवतः रैंक 5 को नहीं खा सकता था क्योंकि जीव की ताकत के कारण उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन गोल्डी अलग था। इसके अलावा गोल्डी रैंक 5 गोल्डन सिकारा का स्वाभाविक दुश्मन था। रैंक में अंतर के अलावा गोल्डी का हर दूसरे पहलू में ऊपरी हाथ था। वैसे भी गोल्डी ठीक था। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि वह पूरी तरह से ठीक था। माउंट वुकांग की इस यात्रा के दौरान गोल्डी ने अनगिनत जहरीले कीड़े खाए थे। उनमें से सभी साधारण कीड़े नहीं थे। उनमें से कुछ दुर्लभ विदेशी जानवर थे जो रैंक 2 या रैंक 3 के अस्तित्व थे।
आमतौर पर इनमें से कोई भी जहरीला कीड़ा पहाड़ पर कब्जा करके अधिपति बन सकता था, लेकिन इस बार वे सभी गोल्डी के मुंह में मांस का टुकड़ा बन गए। इतने सारे कीड़े खाने के बाद रैंक 2 और 3 के कीड़े काफी संख्या में थे और रैंक 5 का सुनहरा सिकाडा भी था। उन्हें पचाने में ही बहुत समय लग जाता। वैसे भी जब से वे मेपल सिटी लौटे हैं, गोल्डी अपने घोंसले में लेटा हुआ है और बाहर नहीं आया है। वह 2 दिनों से सो रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह अब भी सोता रहेगा। जो लोग अधिक नहीं जानते थे वे सोचते थे कि इस मुर्गे में कुछ गड़बड़ है। केवल लिन जिन को ही पता था कि गोल्डी उन उच्च स्तरीय कीड़ों की ऊर्जा को पचा रहा था। आखिरकार ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। जहां तक ऊर्जा को पचाने के बाद क्या होगा, इस बारे में लिन जिन को वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि संग्रहालय ने कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया था। लेकिन एक बात तो तय थी कि परिणाम चाहे जो भी हो, ये गोल्डी के लिए फायदेमंद ही होगा। जब रात हुई, लिन जिन ने वेजिटेशन हॉल में कदम रखा। आज वेजिटेशन हॉल का उद्घाटन दिवस था। आगंतुकों के लिए वेजिटेशन हॉल क्यूरेटर से परामर्श करने का एक मौका था। लिन जिन के लिए ये जानकारी इकट्ठा करने का एक मंच भी था। जब लिन जिन क्यूरेटर का मुखौटा पहनकर वेजिटेशन हॉल में आए, तब तक सभी 8 आगंतुक आ चुके थे। पिछले कुछ दिनों में क्यूरेटर के अकेले डालुओ मंदिर में आने और डालुओ पीक के साथ उसके द्वंद्व युद्ध की अलग अलग कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थी। यहां तक कि महल में रहने वाले हे किंग ने भी इसके बारे में सुना था। ये सिर्फ उसने ही नहीं, बल्कि फैंग जिकियान और झाओ जिंगयान ने भी इसके बारे में सुना था। ये स्पष्ट था कि खबर कितनी तेजी से फैली। हालांकि वे डालुओ मंदिर से बहुत दूर थे, इसलिए जब तक उन्हें इसके बारे में पता चला, तब तक उनके लिए वहां पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। अन्यथा वे शायद वहां जाकर मौज मस्ती में शामिल हो जाते। नमस्कार क्यूरेटर, सभी 8 ने एक साथ सिर झुकाया, फैंग जिकियान और झाओ जिंगयान सहित। हालांकि वे नए थे, लेकिन वे पहले से ही जानते थे कि क्यूरेटर किस तरह का अस्तित्व था। बाकी सब कुछ अलग, सिर्फ ये तथ्य कि उसने डालुओ पीक तक अपना रास्ता बनाया था और डालुओ मंदिर के मठाधीश और मठाधीश भिक्षुओं के साथ द्वंद्व किया था, लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। डालुओ मंदिर के मठाधीश का अस्तित्व ऐसा था कि कोई भी प्रीमियम देश उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चारों संरक्षक जानवरों में से प्रत्येक रैंक 5 था। सिर्फ यही एक ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई प्रीमियम देश संभाल सके। लिन जिन ने अपना हाथ उठाया और उन्हें घर जैसा माहौल बनाने का इशारा किया। आज आप पहले सवाल पूछ सकते हैं। जब तक ये पालतू जानवरों से संबंधित है, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा। लिन जिन सीधे मुद्दे पर आ गया। बाकी लोगों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ज्यादा से ज्यादा मैडम घोस्ट चाइल्ड ने ओल्ड टर्टल को स्थिति के बारे में पूछने में मदद की। नए लोगों फैंग जिकियान और झाओ जिंगयान ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे। हालांकि लिन जिन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। जब तक ये पालतू जानवरों से संबंधित था, लिन जिन सर्वज्ञ थे। उनमें ये कहने का आत्मविश्वास था। फैंग जिकियान ने पालतू जानवरों के विकास के तरीकों के बारे में पूछा। लिन जिन ने एक मूल्यांकन रिपोर्ट लिखी और उसे उसके पास फेंक दिया। झाओ जिंगयान ने निर्वाण के बारे में पूछा। बेशक वह अपने साथ फीनिक्स का अंडा लेकर आई थी। लिन जिन डाउलॉट के बारे में पूछने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कहा, क्या आप निर्वाण को पुनर्जन्म मानते हैं? फीनिक्स का निर्वाण, आग के माध्यम से पुनर्जन्म। वास्तव में झाओ जिंगयान ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन लिन जिन के शब्दों ने उसे फिर भी हैरान और उत्साहित कर दिया। एक फीनिक्स का निर्वाण, आग के माध्यम से पुनर्जन्म, अग्नि के माध्यम से पुनर्जन्म। झाओ जिंगयान ने ये शब्द बुदबुदाए और तुरंत समझ गई। उसने अपने हाथ में चमकते और पारदर्शी फीनिक्स अंडे को देखा जो एक झुलसाने वाली लौ छोड़ रहा था। उसने चाहा कि वह तुरंत एक अजीब सी लौ वाली जगह ढूंढकर उसे अंदर फेंक दे। लिन जिन समझ सकता था कि वह क्या सोच रही थी। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, पुनर्जन्म के लिए भी समय की जरूरत होती है। अगर यह बहुत जल्दी हो जाए तो यह अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर बहुत देर हो जाए तो भी यह बुरा नहीं हो सकता। आग जितनी ज्यादा गर्म होगी, पुनर्जन्म उतनी ही तेजी से होगा। फिर लिन जिन ने अपना हाथ उठाया। आग की लपटों को स्याही की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने एक अग्नि ताबीज लिखा और उसे फीनिक्स के अंडे में डाल दिया। इस अग्नि ताबीज में 3 प्रकार की ज्वालाएं थी। एक थी ज़ियाओहुओ की भड़की हुई लपटें, एक थी ड्रैगन फायर तकनीक और अंतिम थी गोल्डन क्रो की लपटें। इससे पहले लिन जिन ने तीनों ज्वालाओं में से प्रत्येक का अलग अलग उपयोग किया था। अब उसे अचानक प्रेरणा मिली, जिसके कारण उसने यह अग्नि ताबीज लिखा था। जियो जियो लिन जियो भगवान जानता है था, जियो जिन ने कहा था। जिन जियो जिन, गीत जियो भगवान, जिन जियो के लिए था। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से क्यूरेटर फीनिक्स को निर्वाण तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक अग्नि मंत्र का उपयोग कर रहा था। झाओ जिंगयान ने भी ऐसा ही सोचा, इसलिए उसने जल्दी से सिर झुकाया। वास्तव में लिन जिन सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि खुद की भी मदद कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि फीनिक्स के निर्वाण के दौरान 3 तरह की लपटें एक में मिल जाएंगी। जब समय आएगा तो एक नई लपट पैदा हो सकती है जो उसकी और ज़ियाओहुओ की मदद कर सकती है। विशेषकर जियोहुओ। निर्वाण ज़ियाओहुओ के अगले विकास के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। जियोहुओ अन्य पालतू जानवरों से अलग था। वह अलग था क्योंकि वह लिन जिन का पालतू जानवर था। इसलिए लिन जिन ने जियोहुओ को पूरी तरह से विकसित करने में मदद करने की पूरी कोशिश की। तभी वह जियोहुओ की जन्मजात कमियों को पूरा कर सकता था। ज़ियाओहुओ, जो पहले से ही रैंक 4 था, को अपना संपूर्ण विकास जारी रखने के लिए एक विशेष प्रकार की असामान्य लौ की आवश्यकता होगी। लिन जिन की ड्रैगन फायर में स्पष्ट रूप से कमी थी और उसने अभी तक फीनिक्स और गोल्डन क्रो लपटों में महारत हासिल नहीं की थी। अब जब झाओ जिंगयान अपने पालतू जानवर को राख से उठने में मदद करना चाहती थी, तो लिन जिन 3 प्रकार की लपटों के साथ उसकी मदद करेगी। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना था, तो क्यों नहीं? क्यूरेटर की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद झाओ जिंगयान स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। शुरू में तो वह निराश हो गई थी, लेकिन आगंतुक हॉल में पहुंचने के बाद उसका आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। दरअसल एक बात उसने किसी को नहीं बताई थी, वह अब और फीनिक्स पैलेस में नहीं रह सकती थी। कम से कम अभी तक उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करती तो फीनिक्स पैलेस के गद्दार उसका पीछा करते। इसलिए वह बहुत पहले ही भाग गई। वह इस पूरे समय अपनी पहचान छुपाती रही थी। दुनिया बहुत बड़ी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कहां जाना है। जब उसने सुना कि क्यूरेटर का एक शिष्य जेड ड्रैगन किंगडम में है, तो उसने इस बारे में सोचा। उस दिन से वह वहां चली गई। वह क्यूरेटर से मिलना चाहती थी। अगर वह क्यूरेटर को नहीं ढूंढ पाती तो वह उसके शिष्य की तलाश कर सकती थी।
अगर वह उसके शिष्य का पीछा करती तो वह निश्चित रूप से क्यूरेटर से मिल पाती, विशेष रूप से यह पुष्टि करने के बाद कि उसे एक असामान्य लॉ के साथ एक जगह खोजने की जरूरत है। झाओ जिंगयान ने एक जगह के बारे में सोचा। वह जगह जेड ड्रैगन किंगडम के भीतर थी। आखिरकार झाओ जिंगयान फीनिक्स पैलेस की महान कमांडर हुआ करती थी, इसलिए वह कई रहस्यों को जानती थी। इसलिए उसने जेड ड्रैगन किंगडम जाने का मन बना लिया। उसने यह विचार किसी और के साथ साझा नहीं किया। झाओ जिंगयान एक जिद्दी व्यक्तित्व की थी। एक बार जब वह किसी चीज पर अपना मन बना लेती थी तो चाहे वह सही हो या गलत, वह अंत तक उस पर अड़ी रहती थी। झाओ जिंगयान के सवालों का जवाब देने के बाद लिन जिन वास्तविक विषय पर चले गए। डाओ लॉर्ड के बारे में जानकारी एकत्र करना। लिन जिन ये काम विजिटेशन हॉल में आने वाले आगंतुकों पर छोड़ सकते थे। चूंकि वे अलग अलग क्षेत्रों, ताकतों और पृष्ठभूमियों से आए थे, इसलिए वे ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। अब लिन जिन को एक विस्तृत जाल बिछाने की जरूरत थी। सभी लोगों, मुझे डाओ लॉर्ड के बारे में सारी जानकारी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास डाओ लॉर्ड से संबंधित कोई किताबें, साधना तकनीक या कलाकृतियां हैं तो आप उन्हें भी मुझे दे सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा, लिन जिन ने कहा। द डाओ लॉर्ड। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों ने पहले भी उसके बारे में सुना था। कुछ ऐसे भी थे जो उससे परिचित नहीं थे, जैसे हे किंग और उर्तियान। उनमें से एक साल भर महल में रहता था और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानता था। दूसरा एक साधारण परिवार से था जो दूरदराज के पहाड़ी इलाके में रहता था। हालांकि वे नाम के लिए चोर और डाकू थे, लेकिन उन्होंने कभी भी बुराई के घेरे में प्रवेश नहीं किया था। इन दोनों के अलावा बाकी लोग भी काफी कुछ जानते थे। ब्लैक क्रो सबसे पहले बोला, क्यूरेटर डाओ लॉर्ड के बारे में जानना चाहता है। ये डाओ लॉर्ड सैकड़ों साल पहले का एक पात्र था। वह उस समय एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। हाँ, डाओ लॉर्ड को मुखौटे पहनना भी पसंद था और उसके कौशल अविश्वसनीय थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह उस समय दुनिया का नंबर 1 विशेषज्ञ था। लेकिन 100 साल बाद वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह गिर गया होगा। उद्धरण चिन्ह। मैंने एक बार सुना था कि कई 100 साल पहले डाओ लॉर्ड ने अकेले ही दर्जनों खलनायक विशेषज्ञों को हराया था, जिससे समुदाय एकजुट हो गया था। समुदाय के अधिकांश नियम डाओ लॉर्ड के युग के दौरान निर्धारित किए गए थे और आज भी उपयोग में है। उदाहरण के लिए खलनायक अखबार का आविष्कार डाओ लॉर्ड ने किया था, मैडम घोस्ट चाइल्ड ने कहा। अखबार शब्द सुनते ही लिन जिन को झटका लगा। ये युझोउ ने कहा, मेरी किताबों में डाओ लॉर्ड के बारे में एक जीवनी भी है। ऐसा कहा जाता है कि इसे एक खलनायक विशेषज्ञ ने लिखा और व्यवस्थित किया है, लेकिन यह मेरे पास नहीं है। बूढ़े, ये कल सुबह इसे मेरे शिष्य को भेज देना, लिन जिन ने निर्देश दिया। ये सुनकर खुशी हुई कि जीवनी थी। ये युझोउ ने सिर हिलाया। प्रेत चोर जियांग जिकी ने कुछ सोचने के बाद कहा, मैंने सुना है कि डाओ लॉर्ड के जानवरों को वश में करने के कौशल अद्वितीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। जियांग जिकी के शब्दों से बातचीत शुरू हुई और अन्य लोगों ने भी उसका अनुसरण किया। जाहिर है, दाओ भगवान न केवल ताओवादी तकनीकों में अद्भुत थे, बल्कि वे उस समय जानवरों को वश में करने में भी सर्वश्रेष्ठ थे। ये बात सभी ने स्वीकार की और सभी ने उन्हें वास्तविक उदाहरण दिए। उदाहरण के लिए, पूर्वी समुद्र में ड्रैगन पर सवार होकर डाओ लॉर्ड की कहानी थी। डाओ लॉर्ड द्वारा विभिन्न देशों में तबाही मचा रहे कीट राक्षसों को मारने और टिड्डियों के समुद्र को तितर-बितर करने की भी कहानी थी। इस पर लिन जिन माउंट गुकांग पर हुई घटना को याद करने से खुद को रोक नहीं सका। दाओ भगवान ने 6 जानवर दाओवादियों को प्रशिक्षित किया था और कीट दाओ उनमें से एक था। इस प्रकार यद्यपि यह एक अफवाह लग रही थी, परंतु वास्तव में यह बहुत विश्वसनीय थी। सभी ने मिलकर दाओ भगवान के बारे में सभी समाचार और किंवदंतियां साझा की। कुछ ही समय में विजिटेशन हॉल में हलचल मच गई। बेशक वे ये भी जानने को उत्सुक थे कि क्यूरेटर को अचानक सदियों पहले के उस बेजोड़ डाओ लॉर्ड में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई। हालांकि उन्होंने नहीं पूछा और क्यूरेटर ने भी कुछ नहीं कहा, इसलिए उन्होंने न पूछने का फैसला किया। वे इस पर बहुत पहले ही आम सहमति पर पहुंच चुके थे। तभी स्वर्गीय सर्पिल साम्राज्य के राजकुमार फैंग जिकियान ने बात की, जिसने तुरंत लिन जिन का ध्यान आकर्षित किया। क्यूरेटर, हमारे स्वर्गीय जेड राष्ट्र के शाही खजाने में एक दाओ लॉर्ड की स्वर्गीय पुस्तक प्रतीत होती है। किंवदंती है कि इसे दाओ लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से लिखा था, लेकिन आम लोग स्वर्गीय पुस्तक को नहीं समझ सकते। मैंने एक बार संयोग से कुछ पृष्ठ पढ़े थे जब मैं छोटा था, लेकिन मैं कुछ भी समझ नहीं पाया था। फैंग जिकियान के ऐसा कहने के बाद लिन जिन तुरंत आ गया। डाओ लॉर्ड का स्वर्गीय स्क्रॉल, क्या मैं इस पर एक नजर डाल सकता हूँ? लिन जिन ने अपना अनुरोध किया। फैंग जिकियान ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। ठीक है क्यूरेटर, ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन सच तो यह है कि दाओ भगवान की स्वर्गीय पुस्तक खजाने में है। मैं भी उस जगह में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक मुझे अपने पिता और 3 दादाओं की अनुमति न मिल जाए, लेकिन वे निश्चित रूप से इसके लिए सहमत नहीं होंगे। फैंग जिकियान ने उसे सच बताया। सरल शब्दों में कहें तो ये कठिन था। आखिरकार वह स्वर्गीय जेड किंगडम था। हर कोई शाही खजाने में प्रवेश नहीं कर सकता था। स्वर्गीय जेड किंगडम का सम्राट भी नहीं, फैंग जिकियान जैसे राजकुमार की तो बात ही छोड़िए। स्पिरिटेड स्काई नेशन में 3 शाही बुजुर्ग थे। सम्राट राज्य के मामलों का प्रभारी था, लेकिन जब शाही परिवार और राजकोष के आंतरिक मामलों की बात आती थी तो 3 शाही बुजुर्गों का अंतिम निर्णय होता था। इस पर लिन जिन ने आह भरी। वह बहुत निराश हुआ। उसके अंतर्ज्ञान के आधार पर दाओ भगवान की स्वर्गीय पुस्तक निश्चित रूप से असाधारण थी। इसमें उसके लिए आवश्यक सुराग भी हो सकते थे। हालांकि फैंग जिकियान की मदद से उसे प्राप्त करना उसके लिए असंभव था। वैसे बचपन से ही मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मेरी याददाश्त फोटोग्राफिक है। मुझे अभी भी हेवनली बुक के कुछ पन्नों की सामग्री धुंधली याद है, जिन्हें मैंने गलती से देखा था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि हेवनली बुक के शब्द बहुत सुंदर हैं, इसलिए कभी कभी मैं उन्हें मजे के लिए चुपके से लिख लेता हूँ। अगर क्यूरेटर को कोई आपत्ति न हो तो मैं थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। बेशक कुछ विसंगतियां होंगी, लेकिन ये लगभग एक जैसी होनी चाहिए। फैंग जिकियान के ऐसा कहने के बाद लिन जिन ने तुरंत उसे कोशिश करने दी। जल्द ही एक ऐसा पृष्ठ जिसे कोई और नहीं समझ सकता था फैंग जिकियान के हाथों से क्यूरेटर के पास चला गया। क्या ये शब्द है? मैं इसे नहीं पहचानता और मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। मैंने पहले कई देशों की यात्रा की है, लेकिन मैंने इस तरह की लिखावट कभी नहीं देखी। ये युझोउ को जानकार माना जाता था, लेकिन जब उसने लिखावट देखी तो उसने बार बार अपना सिर हिलाया। शायद ये शब्द नहीं, बल्कि साधारण आड़ी तिरछी रेखाएं हैं।
बूढ़े तियान ने एक बहुत ही सरल सिद्धांत बताया जो उसके व्यक्तित्व के अनुकूल था। जब समूह चर्चा कर रहा था तो उन्हें लिन जिन के चेहरे पर आए उस अद्भुत परिवर्तन का पता नहीं चला जब उन्होंने इस पृष्ठ पर पाठ देखा। सौभाग्यवश उसने मास्क पहना हुआ था। अब लिन जिन अपनी उंगलियों को कांपने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। फैंग जिकियान सही था, उसकी कॉपी में कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन ये केवल डाउलॉट की स्वर्गीय पुस्तक की सामग्री के समान ही थी। बेशक उनके लिए यह सत्यापित करना असंभव था कि यह समान है या नहीं, लेकिन लिन जिन के लिए फैंग जिकियान की कॉपी केवल थोड़ी ही सार्थक थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन जिन इन शब्दों को पहचान सकते थे। लिन जिन के दुनिया में जाने से पहले उसने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। वह इससे बहुत परिचित था। प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक ये भाषा उसके मस्तिष्क में समा गई थी। बाद में जब लिन जिन रहस्यमय तरीके से इस दुनिया में आया तो उसे मूल मालिक की यादें विरासत में मिली, इसलिए वह बिना किसी शिक्षक के इस दुनिया की भाषा सीखने में सक्षम था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लिन जिन अपनी मातृ विश्व की भाषा भूल गए थे। यही कारण था कि वह इतना हैरान था। उनकी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं बनाए रख पाएगा जब वह अपनी मातृभाषा को देखेगा जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। फैंग जिकियान की लिखावट बदसूरत थी और विषय वस्तु स्पष्ट रूप से गड़बड़ थी। वाक्यों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसे समझना कोई समस्या नहीं थी। किसी भी हालत में लिन जिन का मन उथल पुथल में था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि डाउलॉट के स्वर्गीय स्क्रॉल को स्वर्गीय स्क्रॉल कहा जाता था। कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। यह भाषा दूसरी दुनिया से आई थी, इसलिए अगर वे इसे समझ पाते तो यह चमत्कार होता। लेकिन लिन जिन कर सकता था। मैं यहाँ हूँ 180 साल से। मुझे डॉग एग की बहुत याद आती है। वह भूख से मर रहा होगा, है ना? मैं घर जाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत कम शब्द थे जिन्हें लिन जिन समझ सकता था, लेकिन लिन जिन के लिए उनमें से हर एक शब्द एक परिवार की तरह था जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। वे बहुत परिचित और जाने पहचाने लग रहे थे। अपनी उत्तेजना को दबाते हुए लिन जिन ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। वह फैंग जिकियान की ओर मुड़ा और पूछा, बस इतना ही? याद करने की कोशिश करें और देखें कि क्या आप और अधिक लिख सकते हैं। लिन जिन इतना उत्साहित था कि वह कुछ भूल गया। फैंग जिकियान दंग रह गया। न केवल वह, बल्कि झाओ जिंगयान, ब्लैक क्रो, मैडम घोस्ट चाइल्ड और ये यूजो भी अचंभित थे। लिन जिन को अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन शब्दों को समझ सकता था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उन्हें पता भी चल गया तो क्या हुआ? लिन जिन वैसे भी उन्हें असली वजह नहीं बताएगा। उन्हें जितना अनुमान लगाना है लगाने दो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फैंग जिकियान को और अधिक लिखने के लिए प्रेरित किया जाए। लिन जिन वास्तव में डाउलॉट के स्वर्गीय स्क्रॉल की सामग्री जानना चाहता था। फैंग जिकियान ने अपना सिर हिलाया। 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। यह पहले से ही प्रभावशाली है कि आप इसे याद रख सकते हैं। क्यूरेटर, क्या आप इन शब्दों को पहचानते हैं? उसके प्रश्न पर बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे। लिन जिन मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वह क्यूरेटर था। अगर वह किसी सवाल का जवाब देना चाहता तो दे सकता था। अगर वह नहीं चाहता तो कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। ठीक वैसे ही जैसे अभी। लिन जिन के मुस्कुराने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि बाकी लोग उत्सुक थे, उन्होंने कोई और सवाल नहीं पूछा। वे सभी आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार वाले थे। लिन जिन खुश और संतुष्ट था। हालांकि फैंग जिकियान को डाउलॉट के स्वर्गीय स्क्रॉल के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे याद भी था तो उसने सिर्फ 2 पन्ने ही पढ़े थे। स्वर्गीय स्क्रॉल की बाकी सामग्री अभी भी अज्ञात थी। इसलिए लिन जिन को यह पता लगाना था कि इस डाउलॉट के स्वर्गीय स्क्रॉल को कैसे प्राप्त किया जाए। अगर मैं डाउलॉट का स्वर्गीय स्क्रॉल उधार लेना चाहता हूं तो मुझे इसे कैसे संभालना चाहिए? लिन जिन ने जो भी उसके मन में था पूछा। इस पर फैंग जिकियान तुरंत परेशान हो गया। क्यूरेटर, ये वास्तव में मुश्किल है। अभी मेरे भाई सिंहासन पर लालच से नजर गड़ाए हुए हैं और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। इसके अलावा अगर मैं वास्तव में पिताजी से इस बारे में बात करता हूं तो पिताजी निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। आखिरकार खजाना खोलना कोई छोटी बात नहीं है। फैंग जिकियान ने शिकायत करना शुरू कर दिया। लिन जिन ने उसे अनदेखा किया और फैंग जिकियान को घूरता रहा। उसके रवैये को देखकर बाद वाले को पता चल गया कि क्यूरेटर ऐसा करने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने कहा, तो मुझे इसके बारे में सोचने दो। मुझे इसके बारे में सोचने दो। फैंग जिकियान इस समस्या पर विचार करते हुए बाईं और दाईं ओर घूम रहा था। यह देखा जा सकता था कि इस मामले को संभालना वाकई मुश्किल था। फैंग जिकियान भी इस बारे में बहुत गंभीर थे। एक पल के बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और संकोच से कहा, क्यूरेटर, अगर मैं उन्हें सीधे बताऊं तो मुझे इस मामले में ज्यादा भरोसा नहीं है। जब आपके पास समय हो तो आप हमारे स्काई जुबान राष्ट्र में क्यों नहीं आते? आप उनसे इस मामले पर बात कर सकते हैं। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने सोचा, क्यूरेटर के खिलाफ इस फैंग जिकियान की हिम्मत कैसे हुई? हम सभी जानते हैं कि आप सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। कौन जानता है कि आप क्यूरेटर के प्रभाव का इस्तेमाल करके क्यूरेटर को सर्पिल राष्ट्र में जाने के लिए कहकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। एक चतुर व्यक्ति होने के नाते फैंग जिकियान ने जल्दी से कहा, क्यूरेटर, मैं स्वार्थी नहीं हो रहा हूँ। फैंग जिकियान एक चतुर व्यक्ति था। उसने जल्दी से कहा, क्यूरेटर, मैं स्वार्थी नहीं बन रहा हूँ। चलो स्पष्ट रूप से कहें। मुझे उम्मीद है कि क्यूरेटर मेरी मदद कर सकता है। आखिरकार क्यूरेटर बहुत सक्षम है और उसके पास कई तरकीबें हैं। लेकिन साथ ही मैं डाउलॉट की स्वर्गीय पुस्तक देखना चाहता हूँ। भले ही पिता सहमत हो, वे मुझे स्वर्गीय पुस्तक ले जाने नहीं दे सकते। दिन के अंत में आपको यहाँ आना होगा और मेराक में स्वर्गीय पुस्तक पढ़नी होगी। लिन जिन ने इसके बारे में सोचा। इस ताओवादी भगवान की स्वर्गीय पुस्तक उसके लिए बहुत मायने रखती थी। अब तक उसके पास जो सुराग थे उनके आधार पर वह ताओवादी भी उसकी तरह ही एक ट्रांसमिग्रेटर हो सकता है। हालांकि यह बात हास्यास्पद लग रही थी, लेकिन यह सच भी हो सकती है। आखिरकार लिन जिन एक ट्रांसमिग्रेटर था। अगर वह ट्रांसमिग्रेट कर सकता था तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते? हालांकि ये केवल एक अटकल थी। इसकी पुष्टि करने के लिए अधिक सबूतों की आवश्यकता थी। दाओवादी भगवान की स्वर्गीय पुस्तक सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण थी। बस इसी के लिए लिन जिन सर्पिल राष्ट्र की यात्रा करने के लिए तैयार था। हालांकि सर्पिल राष्ट्र एक लंबी यात्रा थी। लिन जिन को अचानक याद आया कि उनके अपने जानवर मूल्यांकन करता रेटिंग को केवल प्रीमियम देश में जानवर मूल्यांकन संघ के मुख्यालय में ही बढ़ावा दिया जा सकता है।
आखिरकार जेड ड्रैगन साम्राज्य में रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता वह सर्वोच्च रैंक थी जिसे कोई प्राप्त कर सकता था। दूसरे शब्दों में उसके पास सर्पिल राष्ट्र में जाने के कई कारण थे। लिन जिन के पास भी ऐसे कुछ कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वह एक उच्च रैंक वाले जानवर मूल्यांकनकर्ता से मिलना चाहता था, या वह मूल्यांकनकर्ता टेंजुन को अपने गृहनगर से टेनलिन तक कुछ विशेष चीजें पहुंचाने में मदद करना चाहता था। इस पर लिन जिन ने अपना मन बना लिया। उसे सर्पिल ग्रेट नेशन की यह यात्रा करनी थी। क्यूरेटर के तौर पर ही नहीं बल्कि लिन जिन को भी जाना पड़ा ताकि किसी को कुछ भी शक न हो। आखिर कौन जानता था कि वह कितने समय के लिए चला जाएगा। इसमें 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं। मेपल सिटी के बस जाने के बाद प्रमुख के तौर पर उसका पद शायद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लिन जिन ने जेड ड्रैगन सम्राट हेकियान से वादा किया था कि वह उसे एक बार क्यूरेटर से मिलने देगा। यह सबसे अच्छा होगा अगर यह मामला सुलझ जाए ताकि वह आसानी से मेराक जा सके। इस तरह से सोचने पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी था। विजिटेशन हॉल से निकलने के बाद लिन जिन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। संयोग से अगले दिन लिन जिन को जेड ड्रैगन सिटी के मुख्यालय से एक पत्र मिला। यह मूल्यांकन तांगशुन का है। लिन जिन ने पत्र खोला और सोचा, क्या संयोग है। शाही राजधानी में वापस आकर तांगशुन और चू चेंगहे पहले से ही लिन जिन से प्रभावित थे। उन्हें यह भी यकीन था कि लिन जिन के जानवरों का मूल्यांकन करने के कौशल इतने अच्छे थे कि उन्हें रैंक 4 पर पदोन्नत किया जा सके। हालांकि जेड ड्रैगन किंगडम का मुख्यालय योग्य नहीं था, इसलिए उन्होंने लिन जिन से वादा किया कि वे किसी प्रीमियम देश के मुख्यालय को सूचित करने का कोई तरीका खोज लेंगे और देखेंगे कि क्या वे अपने कनेक्शन के जरिए लिन जिन को सिफारिश दिला सकते हैं। और यह काम कर गया। मूल्यांकनकर्ता टैंगशुन ने पत्र में लिखा कि स्पाइरल नेशन के मुख्यालय ने निरीक्षण करने पर सहमति जताई है, लेकिन लिन जिन को स्पाइरल सिटी जाना होगा। निरीक्षण कैसे करेंगे यह उनके आने पर तय होगा। ये लिन जिन की योजना के अनुरूप था। पत्र में टैंगशुन को शायद चिंता थी कि लिन जिन जाना नहीं चाहेगा, इसलिए उसने बहुत सारे प्रेरक शब्द लिखे। बेशक वह लिन जिन की वर्तमान स्थिति से अवगत था। अगर उसे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने का मौका मिलता तो वह मेपल सिटी की शाखा के एक साधारण प्रमुख से कहीं बेहतर होता। लिन जिन की बातों को पढ़कर पता चला कि तांगशुन वाकई लिन जिन के बारे में चिंतित थी। लिन जिन का दिल खुश हो गया। लिन जिन ने एक जवाब लिखा। एक था मूल्यांकनकर्ता टेंजुन को सूचित करना कि वो उसकी सलाह पर ध्यान देगा और सर्पिल राष्ट्र की ओर जाने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा उसे मेपल सिटी के संघ के प्रमुख के रूप में अपना पद संभालने के लिए किसी प्रतिस्थापन को भेजने के लिए मुख्यालय की आवश्यकता थी। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं। साथ ही लिन जिन को अपने परिवार और पालतू जानवरों के लिए भी व्यवस्था करनी थी। वह कम से कम 1 या 2 महीने के लिए बाहर जाने वाला था, इसलिए लिन जिन ने किसी को भी साथ लाने की योजना नहीं बनाई थी। इसके अलावा झाओ यंग और ल्यू शियाओयुन को भी घर बसाना पड़ा। अगले कुछ दिनों तक लिन जिन कुछ शिक्षण सामग्री लिखेंगे ताकि वे उसके जाने के बाद जानवरों का मूल्यांकन करना सीख सकें। इस बारे में बात करते हुए उनके मूल्यांकन कौशल बहुत अच्छे थे। लिन जिन के लिए चाहे वह झाओ यंग हो, ल्यू शियाओयुन हो, हान डोन हो या जिया कियान हो, वे सभी रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता के स्तर पर थे। उनमें से कुछ शायद उससे भी बेहतर हो। दूसरे शब्दों में वे चारों निश्चित रूप से अगले पशु मूल्यांकनकर्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। यह ऐसी बात थी जिससे लिन जिन बहुत खुश था। सुबह सुबह ये युझो ताओवादी भगवान की जीवनी सुनाने के लिए आया। लिन जिन ने उसे धन्यवाद दिया और उसके जाने से पहले कुछ देर तक ये युझो से बातचीत की। उसके बाद लिन जिन पशु मूल्यांकन संघ में गए और ताओवादी भगवान की जीवनी को ध्यान से पढ़ा। ये जीवनी स्पष्ट रूप से विभिन्न किंवदंतियों का संकलन थी। हालांकि उनमें से कुछ निश्चित रूप से मनगढ़ंत थी और वास्तविक नहीं लगती थी, फिर भी लिन जिन ताओवादी भगवान की कुछ पिछली उपलब्धियों को समझ सकता था। जितना अधिक वह पढ़ता गया उतना ही अधिक लिन जिन को एहसास हुआ कि यह ताओवादी भगवान उसके साथ एक ही पक्ष में हो सकता है। वह एक ट्रांसमिग्रेटर था और संभवतः एक समय में घातक जानवरों के संग्रहालय का मालिक रहा होगा। लिन जिन ने यह अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि उसे रीड सिटी में कियाओ परिवार की विरासत याद आ गई थी। क्या यह विजिटेशन हॉल में विजिटर टोकन नंबर 3 नहीं था? यदि बाहरी दुनिया में ऐसा अस्तित्व था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि घातक जानवरों के संग्रहालय को प्राप्त करने और विजिटेशन हॉल को सक्रिय करने से पहले यह विजिटेशन हॉल पहले से ही किसी और द्वारा खोला जा चुका था? अन्यथा आगंतुक का टोकन बाहर क्यों छोड़ा जाएगा? बेशक अभी भी कई सवाल थे। उदाहरण के लिए नंबर 3 को बाहर क्यों छोड़ा गया? नंबर 4, 5 या 6 को बाहर क्यों नहीं रखा गया? उन्हें नया मालिक क्यों मिला? दूसरे शब्दों में हे किंग और अन्य। इसके अलावा क्या आगंतुकों के टोकन नंबर 1 और 2 भी नंबर 3 की तरह बाहर छोड़ दिए गए थे? अगर ऐसा था तो लकड़ी के टोकन नंबर 1 और नंबर 2 अब कहां है? क्या ये दाव भगवान ही थे जिन्होंने पिछली बार विजिटेशन हॉल खोला था? ये सभी रहस्य थे जिन्हें सुलझाना आवश्यक था। हाँ, वहां डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन भी थी। अगर डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन कियाओ परिवार के विजिटर के टोकन नंबर 3 को चुराने के लिए इतनी दूर तक जाएगी तो क्या उन्हें पहले से ही इस टोकन के रहस्य के बारे में पता था? अब जब उन्होंने कियाओ परिवार का टोकन नंबर 3 ले लिया था तो अब वह कहां था? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लिन जिन के विचार बेकाबू हो गए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दोपहर हो चुकी थी। तभी झाओ यंग आज्ञाकारी ढंग से उसके पास आए और बोली, मास्टर लिन, एक महिला है जो खुद को झाओ जिंग्यान कहती है। वह कहती है कि वह आपकी दोस्त है। झाओ जिंग्यान। लिन जिन दंग रह गया। उसने सोचा, वह यहाँ क्यों है? क्या हम अभी विजिटेशन हॉल में नहीं मिले थे? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो वह मेपल सिटी में क्यों होगी? अगर वह यहाँ है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? जो भी मामला था, लिन जिन ने पहले एक नजर डालने का फैसला किया। किसी से उसे अंदर बुलाने के लिए कहने के बाद लिन जिन ने पुष्टि की कि यह वास्तव में झाओ जिंग्यान था। हालांकि लिन जिन अब लिन जिन था, क्यूरेटर नहीं, इसलिए शायद वह पहले झाओ जिंग्यान से नहीं मिला था। इसलिए लिन जिन ने नाटक किया और कहा, मैं मेपल सिटी के बीस्ट अप्रेजर एसोसिएशन का प्रमुख हूँ, लिन जिन। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जब लिन जिन दिखावटी ढंग से उसका अध्ययन कर रहा था, झाओ जिंग्यान भी वही काम कर रहा था। उसने उसे यह आभास दिया कि वह बहुत ही शालीन और शांतचित्त है। क्यूरेटर के शिष्य से यही अपेक्षा थी। बेशक झाओ जिंग्यान फीनिक्स पैलेस का महान कमांडर था जिसका अस्तित्व किसी प्रीमियम देश के बाद दूसरे नंबर पर था।
झाओ जिंगयान स्वाभाविक रूप से घमंडी था। वह क्यूरेटर के सामने घमंडी नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर लिन जिन केवल उसका शिष्य था तो उसे लगा कि कम से कम वे बराबरी पर तो रह सकते हैं, या शायद उसे ज्यादा विनम्र होना चाहिए। ये झाओ जिंगयान की अपनी राय थी। वह लिन जिन के सामने विनम्र बन रही थी। मूल्यांकक लिन, मैं फीनिक्स पैलेस से हूँ। जिंगयान आपके स्वामी का परिचित है। मैं बिना बुलाए आया हूँ क्योंकि परिस्थितियों के कारण मुझे आपके स्वामी से मिलने और उनके सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही मैं अपने स्वामी के निर्देश पर एक असामान्य लॉ की खोज करने के लिए यहाँ आया हूँ। झाओ जिंगयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने जो कहा वह उचित था, लेकिन लिन जिन को इसमें एक बड़ी समस्या सुनाई दे रही थी। ये समझ में आता है कि झाओ जिंगयान उसके पास इसलिए आए क्योंकि उसे क्यूरेटर नहीं मिल पाया था, लेकिन वह असामान्य लॉ की तलाश में यहाँ क्यों आए? मेपल सिटी में या यहाँ तक कि पूरे जेड ड्रैगन किंगडम में भी उसे कोई लॉ कहाँ मिल सकती थी? लिन जिन ने सीधे तौर पर नहीं पूछा। इसके बजाय उसने झाओ यंग और अन्य लोगों से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। झाओ यंग और अन्य लोग इतने समझदार थे कि उन्हें पता था कि मेहमान आए हैं, इसलिए वे चाय बनाने के बाद अपने कामों को करने के लिए बाहर चले गए। अब लिन जिन के 20 अप्रेजल हॉल का प्रबंधन झाओ यंग, लू शियाओयुन, जिया कियान और हान डोंगलाई द्वारा किया जाता था। आमतौर पर वे लिन जिन से तभी मदद मांगते थे जब उन्हें कोई लाइलाज बीमारी या दुर्लभ जानवर का सामना करना पड़ता था, लेकिन हाल ही में वे किसी भी लाइलाज बीमारी या दुर्लभ जानवर को संभालने में सक्षम थे। इसलिए लिन जिन ने कहा कि वे चारों रैंक एक जानवर मूल्यांकनकर्ता के मानक तक पहुंच गए थे और वे और भी अधिक शक्तिशाली थे। घर के अंदर झाओ जिंगयान ने वेजिटेशन हॉल में हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि लिन जिन को पहले से ही इसके बारे में पता था, फिर भी उसे शुरू से अंत तक सुनना पड़ा। तुम्हारे गुरु क्यूरेटर इस दुनिया में एक दुर्लभ प्रतिभा है। जिंगयान उनकी बहुत प्रशंसा करता है। फीनिक्स का निर्वाण और आग के माध्यम से पुनर्जन्म मेरे लिए भी किसी काम का नहीं था। मूल्यांकनकर्ता लिन से मिलने के अलावा ये देखने के लिए कि क्या मेरे लिए क्यूरेटर से मिलने का कोई मौका है, मैं यहाँ इसलिए भी आया हूँ क्योंकि मुझे मेपल सिटी के नीचे एक असामान्य अग्निशिरा के बारे में पता है। झाओ जिंगयान ने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, चूंकि वह जानती थी कि लिन जिन क्यूरेटर का शिष्य था, इसलिए उसके लिए कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। लिन जिन को अब यकीन हो गया था कि झाओ जिंगयान यहाँ बहाने के लिए नहीं आई थी। वह यहाँ विसंगति ज्वाला के लिए आई थी ताकि फीनिक्स निर्वाण से गुजर सके। हालांकि लिन जिन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मेपल सिटी के नीचे एक असामान्य अग्निशिरा थी। लेकिन जल्द ही लिन जिन को याद आया कि बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन में वास्तव में एक अर्थवेन स्पिरिट फायर था। लेकिन जबकि यह अर्थवेन दुर्लभ थी, इसे एक असामान्य लॉ नहीं माना जा सकता था। अगर मेपल सिटी के नीचे कोई असामान्य अग्निशिरा होती तो उसे इतनी ढील देने के बजाय कड़ी सुरक्षा दी जाती। आखिरकार असामान्य अग्निशिरा कोई छोटी बात नहीं थी। ये सुनकर झाओ जिंगयान केवल मुस्कुराया। मूल्यांकनकर्ता लिन, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन मुझे डर है कि जेड ड्रैगन किंगडम में कोई भी मेपल सिटी के नीचे एक असामान्य अग्निशिरा के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता है। केवल हमारे फीनिक्स पैलेस को ही इसके बारे में पता है। आखिरकार फीनिक्स पैलेस आग पर सर्वोच्च शासन करता है। हमारे पूर्वजों ने लंबे समय से हर प्रांत की खोज की है और अगर कोई विसंगति है तो वे इसे चिन्हित करेंगे और दूसरों को पता लगाने से रोकने के लिए अग्निशिरा को बंद करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करेंगे। इस पर लिन जिन को ज्ञान प्राप्त हुआ। फीनिक्स पैलेस ऐसा कुछ करने में सक्षम था। इसके अलावा फीनिक्स पैलेस कई 100 साल के इतिहास वाला एक संगठन था। पिछली शताब्दियों में उन्होंने विशेषज्ञों का उत्पादन भी किया था। यदि फीनिक्स पैलेस के किसी विशेषज्ञ ने जेड ड्रैगन किंगडम की स्थापना से पहले मेपल सिटी के नीचे विसंगतिपूर्ण अग्निशिरा के बारे में पता लगाया होता और इसकी आभा को बंद करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया होता, तो परिणाम बिल्कुल वैसा ही होता जैसा झाओ जिंगयान ने वर्णित किया था। यह ऐसा था जैसे किसी के घर में खजाना हो और किसी और ने उसे बंद कर दिया हो। घर के मालिक के तौर पर यह कितना परेशान करने वाला होगा। किसी भी हालत में लिन जिन परेशान महसूस कर रहा था। यदि उसे पता होता कि मेपल सिटी के नीचे एक असामान्य अग्निशिरा है, तो शायद जियो वो अपने अगले पूर्ण विकास को पूरा करने के लिए ज्वाला का उपयोग करने में सक्षम हो सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे फीनिक्स पैलेस ने कुछ घृणित काम किया हो। लेकिन दूसरे नजरिए से सोचे तो अगर फीनिक्स पैलेस ने इस जगह को सील नहीं किया होता तो इन कई 100 सालों में संभवतः दूसरे मास्टर्स इस जगह की खोज कर लेते। उस समय खून का तूफान आ जाता और यह भी संभव था कि यह स्वर्गीय अग्निशिरा सूख जाती। दूसरे शब्दों में कहें तो फीनिक्स पैलेस ने एक अच्छा काम किया है। कम से कम वे इस असामान्य अग्निशिरा को आज तक संरक्षित रखने में कामयाब रहे। यदि वह इसके बारे में पहले नहीं जानता था तो यह एक बात थी, लेकिन अब जब वह जानता था तो लिन जिन चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकता था। लिन जिन को याद आया कि विसंगति अग्निशिरा का प्रवेश द्वार पशु मूल्यांकनकर्ताओं के संघ के अंदर था। उसने एक बार वहां एक जानवर को परिष्कृत करने के लिए आग प्राप्त की थी, लेकिन लिन जिन को तब इसके बारे में पता नहीं था। उन्होंने याद किया कि पेलेटीकरण भी नीचे ही था। लिन जिन अब और शांत नहीं रह सका। वह और झाओ जिंगयान वहां जाकर देखने के लिए सहमत हो गए। झाओ जिंगयान उनकी बात मानने को बहुत खुश था। वह अपने फीनिक्स के निर्माण के लिए विसंगति अग्निशिरा उधार लेने के लिए यहाँ आई थी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। क्या हमें क्यूरेटर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? क्या होगा अगर, और मेरा मतलब है क्या होगा अगर कुछ गलत हो जाए? कम से कम हमारे पास कुछ बीमा तो होगा। झाओ जिंगयान स्पष्ट रूप से क्यूरेटर पर अधिक भरोसा करता था, लेकिन लिन जिन इंतजार नहीं कर सका। क्यूरेटर जल्द ही नहीं आएंगे। साथ ही मैंने उनकी शिक्षाएं प्राप्त की हैं, इसलिए मेरे लिए भी यह समान है। लिन जिन उठे और झाओ जिंगयान को अपने पीछे आने को कहा। बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन की अर्थ फायर स्पिरिट नस का इस्तेमाल आमतौर पर बीस्ट अप्रेजलर्स अपने पालतू जानवरों की चोटों का इलाज करने और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए करते थे। इस जगह की रखवाली करने वाला एसोसिएशन का एल्डमो था। एल्डमो एक अनुभवी सैनिक थे जिन्होंने कभी लिन जिन की मदद की थी। इसलिए भले ही लिन जिन अब बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन के प्रमुख थे, लिन जिन अभी भी एल्डमो के प्रति विनम्र थे। बड़े मो, लिन जिन ने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान कर रहे एल्डमो को सलाम किया। लिन जिन को देखकर बाद में दिल खोलकर हंसे। चीफ लिन, आपको यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है। मैंने शाही राजधानी में आपके कारनामों के बारे में सुना है। अगर आपके पास समय हो तो आप मुझे जानवरों का मूल्यांकन करने की कला के बारे में जरूर बताएं। एल्डमो सिर्फ अपनी वरिष्ठता के कारण दिखावा करने वालों में से नहीं थे। यही बात लिन जिन को उनकी सबसे ज्यादा पसंद थी। बड़े मो, मैं यहाँ बिना किसी कारण के नहीं आया हूँ।
लिन जिन को पता था कि एल्डरमो का कर्तव्य इस पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा की रक्षा करना था। लिन जिन को शर्म आ रही थी कि उसने कभी नहीं पूछा कि एल्डरमो को इस जगह की रक्षा क्यों करनी थी। प्रमुख के रूप में वह अपने कर्तव्य में विफल रहा था। जब इस बारे में पूछा गया तो एल्डरमो ने झाओ जिंग्यांग की ओर देखा जो लिन जिन के साथ आया था। यहाँ एल्डरमो का कर्तव्य स्पष्ट रूप से संघ का एक रहस्य था जिसे बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता था। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही हिंदी नॉवल। लिन जिन का झाओ जिंग्यांग की पहचान छिपाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने एल्डरमो को सच्चाई बता दी। फीनिक्स पैलेस का मुख्य कमांडर। एल्डरमो ने फीनिक्स पैलेस के बारे में पहले भी सुना था। आखिरकार ग्रासी कॉन्टिनेंट का डालुओ मंदिर और दक्षिणी राज्य का फीनिक्स पैलेस ऐसे अस्तित्व थे जो सैकड़ों सालों या उससे भी ज्यादा सालों से अस्तित्व में थे। हालांकि वे देश नहीं थे, लेकिन उनकी स्थिति उच्च वर्ग के बराबर थी। एल्डरमो ने उनके बारे में कैसे नहीं सुना होगा। हालांकि एल्डरमो को आश्चर्य ये हुआ कि फीनिक्स पैलेस की कमांडर वास्तव में एक छोटी लड़की थी। हालांकि झाओ जिंग्यांग लिन जिन से कई साल बड़ी थी, लेकिन एल्डरमो के लिए वह एक छोटी लड़की ही थी। हालांकि एल्डरमो को लिन जिन की पहचान पर संदेह नहीं था। उसे लिन जिन पर भरोसा था और चून की मुखिया ने कहा था कि सब ठीक है, इसलिए एल्डरमो को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। 100 साल से भी ज्यादा पहले जेड ड्रैगन किंगडम के एक विशेषज्ञ ने एक बार यहाँ एक राक्षस को सील किया था। उस समय वह विशेषज्ञ बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन का एक बुजुर्ग था। उस समय उसने पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर मेपल सिटी बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन की शाखा बनाई थी। हर 30 साल में एसोसिएशन का एक बुजुर्ग इस जगह को अपने नियंत्रण में ले लेता था ताकि राक्षस सील तोड़कर दुनिया में तबाही न मचा सके। एल्डरमो की कहानी काफी सरल थी। 100 साल से भी ज्यादा पहले एक विशेषज्ञ था जिसने पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा की शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर को बंद कर दिया था। पिछले 100 सालों से इस जगह की रखवाली एक एल्डर कर रहा था। हर 30 साल में एल्डर्स का रोटेशन होता था। एल्डरमो पहले से ही यहाँ तैनात होने वाले चौथे बीस्ट अप्रेजर एल्डर थे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद एल्डरमो। लिन जिन अपने आप को सम्मान की गहरी भावना महसूस करने से नहीं रोक सका। इससे पहले उसे कोई अंदाजा नहीं था कि एल्डरमो इतने समय तक यहाँ क्यों रहना चाहते थे। अब उसे पता था कि क्यों। वह ये भी जानता था कि एल्डरमो 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ है और उनके 30 साल के रोटेशन में बस कुछ ही साल बचे हैं। उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय इसी जगह बिताया था। बेशक ये सराहनीय था। हे, ऐसा करना मेरा कर्तव्य है। एल्डरमो बेपरवाह लग रहे थे। वे स्पष्ट रूप से अपने सबसे कीमती साल यहाँ समर्पित करने के लिए तैयार थे। राष्ट्रपति लिन और कमांडर झाओ के बीच क्या मामला है? एल्डरमो उत्सुक थे। वह जानता था कि लिन जिन एक सक्षम व्यक्ति था, खासकर जब जानवरों का मूल्यांकन करने की बात आती थी। जेड ड्रैगन किंगडम में उसके कौशल बेजोड़ थे। यहाँ तक कि महामहिम ने उसे जेड ड्रैगन का नंबर 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता नामित किया। सिर्फ इस तथ्य के आधार पर लिन जिन पहले से ही जेड ड्रैगन किंगडम के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं का नेता था। लेकिन झाओ जिंग्यांग अलग थे। उन्हें झाओ जिंग्यांग की पहचान पर संदेह नहीं था, लेकिन फीनिक्स पैलेस का नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा था। जब एल्डरमो अभी भी युवा थे और पढ़ाई कर रहे थे, तब फीनिक्स पैलेस की प्रतिष्ठा पहले से ही शानदार थी। ऐसा कहा जाता था कि यह सभी अग्निगुण वाले जानवरों की पवित्र भूमि थी। विशेष रूप से उनकी ज्वाला तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी थी। फीनिक्स पैलेस का महान कमांडर एक शीर्ष व्यक्ति के बराबर था। ऐसा व्यक्ति मेपल सिटी जैसी छोटी जगह पर बिना किसी कारण के क्यों आएगा? क्या यह पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा के कारण हो सकता है? हालांकि पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा कीमती थी, लेकिन फीनिक्स पैलेस के महान कमांडर के लिए यहाँ एक विशेष यात्रा करना दुर्लभ नहीं था। इस प्रकार एल्डरमो बहुत उत्सुक थे और स्थिति को समझना चाहते थे। झाओ जिंग्यांग ने कुछ नहीं कहा। वह क्यूरेटर के प्रति सम्मान दिखा सकती थी और लिन जिन पर भरोसा कर सकती थी, लेकिन वह किसी और के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर लिन जिन ने उसे फीनिक्स का अंडा बाहर निकालने को कहा। यह एक मृत फीनिक्स की राख है जो आग की लपटों से संघनित हुई है, जिससे इसे राख से पुनर्जन्म मिल सकता है। बेशक कोई भी लॉ काम नहीं करेगी। यह एक दुर्लभ और अनोखी लॉ होनी चाहिए। संयोग से हमारे संघ के नीचे पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा असामान्य लपटों की भूमि है। लिन जिन ने एल्डरमो को सैकड़ों साल पहले फीनिक्स पैलेस द्वारा इस जगह की खोज के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्होंने असामान्य लॉ को सील कर दिया था। एल्डरमो अचंभित रह गए। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद भी ये सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। असामान्य ज्वाला, ये यही नीचे है। एल्डरमो के हाव भाव कई बार बदले। यदि पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा को एक कीमती वस्तु माना जाता था, तो असामान्य ज्वाला सभी ज्वालाओं में सबसे दुर्लभ और सबसे उच्च कोटि की थी। दशकों पहले प्रीमियम देशों के बीच एक लंबा युद्ध चला था। कहा जाता है कि यह सब असामान्य लपटों की भूमि के कारण हुआ था। उस स्थान का मूल्य बहुत अधिक था। इसे एक अमूल्य खजाना कहा जा सकता है। कम से कम असामान्य ज्वाला की ऊर्जा की मदद से अग्निगुण वाले पालतू जानवर अस्थि मज्जा सफाई के प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। भविष्य में उनके विकास की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, असामान्य लपटों का इस्तेमाल गोलियों को परिष्कृत करने और हथियार बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इनका प्रभाव सामान्य लपटों से कई गुना बेहतर था। लिन जिन ने कहा, हम तीनों ही इस बारे में जानते हैं, इसलिए कृपया इसे गुप्त रखें एल्डरमो। आखिरकार एक असामान्य लॉ का मूल्य बहुत अधिक है। अगर इसकी खबर लीक हो गई तो ये जासूसों या गुटों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जब ऐसा होगा तो मेपल सिटी या यहाँ तक कि पूरे जेड ड्रैगन किंगडम को भी शांति का एक दिन भी नहीं मिलेगा। लिन जिन आंख मूंद कर नहीं बोल रहे थे और एल्डरमो को इसके पक्ष और विपक्ष की समझ थी, इसलिए उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया। चीफ लिन, चिंता मत करो। एक बार जब ये बात मेरे कानों तक पहुंच जाएगी तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। यह एक गंभीर मामला है और मैं इसके पक्ष और विपक्ष को समझता हूँ। एल्डरमो पहले से ज्यादा उत्साहित थे। आखिरकार अब उन्हें पता था कि वे सिर्फ एक अर्थ फायर स्पिरिट वेन की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक असामान्य फ्लेम लैंड की रक्षा कर रहे थे। इसके साथ ही पिछले कई सालों में उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास सार्थक हो गए। यहाँ किस तरह के राक्षस को सील किया गया था, इस बारे में एल्डरमो को ज्यादा जानकारी नहीं थी। अब उन्हें जो करना था वह था सील को ढीला होने पर उसे मजबूत करना। वहां एक पत्थर का दरवाजा था जहां एल्डरमो बैठे थे। उनका पालतू जानवर अग्नि छिपकली वहां इतने समय से लेटा हुआ था। वास्तव में अग्नि छिपकली के पेट के नीचे की ओर जाने वाला एक मार्ग था। मार्ग का अनुसरण करते हुए कोई एक अष्टकोणीय मंडप तक पहुंच सकता था। यहीं पर मुहर स्थित थी। एल्डरमो ने लिन जिन और झाओ जिंग्यांग को नीचे उतारा। अष्टकोणीय मंडप के बाहर उग्र पृथ्वी अग्नि आत्माशिरा थी।
जहां तक नजर जाती वहां सिर्फ चिलचिलाती लावा के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन थी। अगर कोई और यहाँ आता तो उसे गर्मी से चक्कर जरूर आता। हालांकि लिन जिन और बाकी सभी के पास आग के गुणों वाले पालतू जानवर थे। अपने रक्त अनुबंधों के कारण यहाँ आने पर उन्हें अवर्णनीय आराम का एहसास हुआ। लावा के बीच में एक बहुत बड़ी काली चट्टान थी जो बाकी चट्टानों से अलग दिख रही थी। चट्टान पर एक अग्नि ताबीज रखा हुआ था। हर 3 साल में इस अग्नि ताबीज को अग्नि मंत्रों से मजबूत करना पड़ता है। कुछ दिन पहले मैंने इसे 8वीं बार मजबूत किया। एल्डरमो ने काली चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, ये राक्षस है। अपने समृद्ध अनुभव से लिन जिन को पता था कि यह चट्टान लावा के ठंडा होने के बाद बनी थी। दूसरे शब्दों में असली राक्षस इस चट्टान के अंदर था। थंडरफायर सुई। अपनी उंगली के एक झटके से दिव्य बिजली के बोल्ट से परिष्कृत थंडरफायर सुई बाहर निकल गई। एल्डरमो को पता था कि लिन जिन कितना सक्षम था। अगर कोई और होता तो वह उसे रोक देता, लेकिन लिन जिन वह व्यक्ति था जिस पर उसे भरोसा था। कवच भेदी बाण की तरह वज्राग्नि की सुई चट्टान के बाहरी आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच गई। तुरंत ही घातक जानवरों के संग्रहालय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक रैंक 5 दानव। लिन जिन ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जेड ड्रैगन बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन का सीनियर यहाँ रैंक 5 के दानव को सील कर पाएगा। राक्षस और दानव में अंतर था। पहले वाले को कोई जुनून नहीं था, जबकि दूसरे वाले अपने जुनून के कारण राक्षस बन गए। राक्षस जो दानव बन गए थे उनसे निपटना स्पष्ट रूप से अधिक कठिन था। सरल शब्दों में कहें तो यह मानसिक रूप से सामान्य व्यक्ति और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के बीच का अंतर था। राक्षसों को एक प्रकार की मानसिक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है। बेशक इस तरह का वर्णन करना एक तरफा होगा, लेकिन इसे समझना आसान था। उदाहरण के लिए मैग्मा से घिरी इस चट्टान के भीतर एक असामान्य मस्तिष्क वाला राक्षस था। यह समझना बहुत आसान था। थंडरफायर सुई को वापस पाने के बाद लिन जिन ने झाओ जिंग्यान की ओर देखा। झाओ जिंग्यान को समझ में आ गया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने कहा, हमारे फीनिक्स पैलेस के पूर्वजों ने जो सील लगाई थी वह नीचे है। अगर हम असामान्य लॉ को तोड़ना चाहते हैं तो हमें ऊपर की सभी चीजों को साफ करना होगा। उसका मतलब साफ था। असामान्य लॉ की सील के ऊपर सीलबंद दानव था। असामान्य लॉ को तोड़ने के लिए उन्हें दानव को बाहर निकालना था। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम इंतजार करें। सबसे अच्छा होगा कि हम पहले पर्याप्त तैयारी कर लें, झाओ जिंग्यान ने अचानक कहा। उसके शब्दों का दूसरा मतलब था, अपनी फीनिक्स को निर्वाण से गुजरने और राख से पुनर्जन्म लेने के लिए उसे अपने शरीर को शांत करने के लिए एक असामान्य लॉ की आवश्यकता होगी। इसलिए उसे अभी सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन इंतजार करने के उसके सुझाव का मतलब था कि वह लिन जिन पर भरोसा नहीं करती थी और क्यूरेटर के पहले आने का इंतजार करना चाहती थी। लिन जिन स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह क्या सोच रही थी। अगर क्यूरेटर जैसा कोई विशेषज्ञ वाकई इस दुनिया में होता तो इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन लिन जिन को पता था कि क्यूरेटर झाओ जिंग्यान जिस इंतजार का इंतजार करना चाहता था वह अनावश्यक था। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। लिन जिन अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब उसका समय कीमती था। यहाँ से काम पूरा होने के बाद उसे क्यूरेटर के रूप में हेकियान से मिलने के लिए शाही राजधानी की यात्रा करनी थी। तभी वह मन की शांति के साथ मेराक जा सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसका निर्णय बहुत पहले ही हो चुका था। अगर झाओ जिंग्यान नहीं आया होता तो लिन जिन आज बाद में चले जाते। झाओ जिंग्यान का आना एक दुर्घटना थी। चूंकि यह एक अतिरिक्त कार्य था, इसलिए इसे जल्द से जल्द हल करना बेहतर था। चीफ लिन, आपको इस पर गहराई से सोचना होगा। नीचे की चीज 100 साल से भी ज्यादा समय से सीलबंद है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। एल्डरमो हिचकिचा रहे थे। आखिरकार बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन और पूरा मेपल सिटी ऊपर था। यदि कुछ भी गलत हुआ तो पूरा मेपल शहर भारी आपदा की चपेट में आ जाएगा। एल्डरमो सचमुच चिंतित थे। लिन जिन मुस्कुराया। बड़े मो, क्या आप भूल गए हैं कि मैं भी राष्ट्र के संरक्षक का सदस्य हूँ? देश की रक्षा करना मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर मुझे भरोसा न होता तो मैं ये काम नहीं करता। लिन जिन आश्वस्त थे। थंडरफायर सुई के जरिए लिन जिन को दानव की स्थिति के बारे में पता चला। इसके अलावा थंडरफायर सुई कोई साधारण सुई नहीं थी। उस पहले के प्रहार ने राक्षस के शरीर में थंडरफायर का एक बोल्ट इंजेक्ट किया था। एक बार सील जारी होने के बाद लिन जिन रैंक 5 राक्षस से निपटने में सक्षम होगा, भले ही वह एक ही क्यों न हो। किसी भी स्थिति में लिन जिन आश्वस्त था। मुहर। लिन जिन के आदेश पर एल्डरमो ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिरकार लिन जिन मेपल सिटी के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन के प्रमुख थे, इसलिए उनके पास ऐसा निर्णय लेने का अधिकार था। इसके अलावा लिन जिन की वर्तमान स्थिति और प्रभाव उनके लिए इस स्तर का निर्णय लेने के लिए पर्याप्त थे। इस समय एल्डरमो ने हाथ की मुहर बनाई और एक मंत्र पढ़ा। नीचे पत्थर पर रखा अग्नि ताबीज धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा और फिर अचानक बुझ गया। सील खोल दी गई थी। फिर आसपास का वातावरण हिलने और गड़गड़ाने लगा। नीचे का काला पत्थर हिलने और टूटने लगा और जैसे जैसे दरारें चौड़ी होती गईं, एक ठंडी आभा बाहर निकलने लगी। झाओ जिंग्यान और एल्डरमो दोनों ही हैरान रह गए। ये सोचना कि नीचे सील किया गया दानव ठंड की विशेषता वाला था। हालांकि आगे सोचने पर यह समझ में आया, ये ठीक इसलिए था क्योंकि यह ठंड की विशेषता वाला था, इसलिए इसे पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा जैसी जगह पर सील किया जाना था। इसे दबाने के लिए अग्नि सीलिंग तावीज के साथ पृथ्वी अग्नि की शक्ति का उपयोग करना था। जिस वरिष्ठ ने उस समय इस राक्षस का दमन किया था वह भी अवश्य ही एक विशेषज्ञ रहा होगा। बर्फ के क्रिस्टल से ढका एक जेड ड्रैगन नीचे से रेंगता हुआ बाहर आया। जेड बर्फ ड्रैगन, ये यहाँ सीलबंद दानव था और यह रैंक 5 वाला था। इस बर्फीले ड्रैगन की आंखों में नीली लपटें नाचती हुई लग रही थी। इसके उभरने के बाद पृथ्वी की अग्नि आत्मा शिरा का तापमान ठंडा हो गया था। ठंडी आभा के नीचे किसी को भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो सकती थी। रैंक 5 के राक्षस के लिए पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा को एक निश्चित सीमा तक दबाने में सक्षम होना वास्तव में प्रभावशाली था। एल्डरमो का चेहरा पीला पड़ गया। वह 20 साल से भी ज्यादा समय से इस जगह की रखवाली कर रहा था, लेकिन उसने पहली बार किसी राक्षस को इस तरह देखा था। रैंक 5 राक्षस की आभा ने उसे स्थिर कर दिया। यहाँ तक कि उसका पालतू जानवर रैंक 3 फायर छिपकली भी जमीन पर सिकुड़ कर बैठी थी, 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थी। झाओ जिंग्यान की स्थिति बहुत बेहतर थी। आखिरकार उसने दुनिया देख ली थी। हालांकि उसके पालतू जानवर फीनिक्स को अभी निर्वाण प्राप्त करना बाकी था, इसलिए वह ज्यादा काम की नहीं हो सकती थी।
बेशक लिन जिन उन पर भरोसा नहीं कर रहा था। शुरू से ही उन्हें ये काम स्वयं ही करना पड़ा। रैंक 5 का राक्षस वाकई बहुत शक्तिशाली था। आमतौर पर लिन जिन के लिए खुद उससे निपटना मुश्किल होता, लेकिन संयोग से उसने हाल ही में एक शक्तिशाली कलाकृति प्राप्त की थी। यह कोई जादुई हथियार नहीं था, बल्कि एक जादुई हथियार था। अमर बंधन रस्सी। उसे यह कीट पालनकर्ता से मिला था। पिछले कुछ दिनों से लिन जिन इस कलाकृति का अध्ययन कर रहा था, जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। लिन जिन स्पष्ट रूप से इस कलाकृति को पूरी तरह से समझने से अभी भी बहुत दूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने कोई प्रगति नहीं की थी। उदाहरण के लिए, हालांकि लिन जिन ने अभी तक इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन एक निश्चित सीमा के भीतर इसे सक्रिय करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इस तरह की कलाकृति को सक्रिय करने के लिए आत्मा ऊर्जा बेकार थी। केवल मन ही यह काम कर सकता था। सौभाग्य से लिन जिन के पास जियो हुओ का यिन यांग धर्म शरीर था, जिससे वह आत्मिक ऊर्जा को मन में बदल सकता था। अन्यथा यह अमर बंधन रस्सी लिन जिन के किसी काम की नहीं होती। इसके अलावा लिन जिन के वर्तमान मान के साथ वह दिन में केवल एक बार अमर बंधन रस्सी को सक्रिय कर सकता था, लेकिन एक बार ही काफी था। एक बार यह चीज सक्रिय हो जाए तो चाहे वह कोई भी हो, यह उसे कसकर बांध सकती है। लिन जिन पहले भी इस अमर बंधन रस्सी में फंस चुका था, इसलिए उसकी याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। अगर उस समय शांग एर उसके साथ नहीं होता तो वह बुरी तरह विफल हो सकता था। यू बिंगलोव दरार से बाहर रेंग कर आया था। उसका पूरा शरीर एक ठंडी आभा में लिपटा हुआ था। भूमिगत गुफा तुरंत बर्फ और आग से घिर गई। गुफा में ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। ड्रैगन की दहाड़ से लिन जिन समेत तीनों को चक्कर आ गया। सिर्फ वे ही नहीं थे, बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन और यहाँ तक कि पूरे मेपल सिटी में सभी ने ड्रैगन की दहाड़ सुनी। क्या चल रहा है? क्या तुम लोगों ने भी यह सुना? वह आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता। फ्रायर एसोसिएशन के सलाहकारों जैसे जानकार लोग भी थे जो बता सकते थे कि यह ड्रैगन की दहाड़ थी। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए। ये युझो, हुआंग फुमिंग, श्री ई और श्री नॉर्थ रिवर जैसे गहन साधना वाले कुछ प्रशिक्षक तुरंत फ्रायर एसोसिएशन में पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। उसी समय शांग एर एक प्रेत की तरह लिन जिन की जागीर से बाहर उड़ गई। उसके पीछे लिटिल फाइव भी था। इस अवधि के दौरान जियाओगो की खेती में भी बहुत तेजी से सुधार हुआ था। मेपल सिटी के एक एकांत कोने में 4 पंजे वाला जेड ड्रैगन, जिसका शरीर जेड के समान काला था, सुनने के लिए अपने छिपने के स्थान से अपना सिर बाहर निकाला। यह आवाज, क्या ये हो सकती है? यह जेड ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि सीनियर मो था, जो शाही राजधानी के जेड ड्रैगन ले से भाग गया था। सीनियर मो केवल रूप बदलना जानता था, लेकिन वह ट्रांसफिग्रेशन नहीं जानता था, इसलिए वह मानव रूप नहीं ले सकता था। इसलिए लिन जिन की तलाश में मेपल सिटी तक की उनकी यात्रा काफी कठिन थी, लेकिन अंततः वह सुरक्षित पहुंचने में सफल रहे। हालांकि मेपल सिटी पहुंचने पर सीनियर मो हिचकिचाने लगे। वे लिन जिन से शरण लेने के लिए यहाँ आए थे। सीनियर मो अपने जीवन काल के अंत के करीब थे। सैकड़ों वर्षों तक जीने के बाद उन्हें मंत्रों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और वे ट्रांसफिग्रेशन भी हासिल नहीं कर पाए। इसे विफलता माना जा सकता है। हालांकि सीनियर मो का दिल बुरा नहीं था। वह अभी भी उछल कूद करना चाहता था। वह जानता था कि उसके पास ज्यादा प्रतिभा नहीं है। अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का उसका मौजूदा रास्ता अब संभव नहीं था। अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो वह सिर्फ मरेगा। इसलिए सीनियर मो बेशर्मी से यहाँ आया था। लेकिन अब जब वह जेड ड्रैगन लेयर से बाहर आ गया था तो उसने लिन जिन से मिलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि मूल्यांकनकर्ता लिन उसे अस्वीकार कर देगा। अगर वह ऐसा करता तो क्या करता? इसी सोच के कारण सीनियर मो कई दिनों तक मेपल सिटी में छिपे रहे थे। वे ड्रैगन की दहाड़ सुनकर ही बाहर निकले। इसके अलावा सीनियर मो ड्रैगन की दहाड़ से बहुत परिचित थे। सीनियर मो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकले और सीधे बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन की ओर चल पड़े। लिन जिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ड्रैगन की दहाड़ से हंगामा मच गया है। उसने जल्दी से खुद को शांत किया। ये रैंक 5 जेड ड्रैगन कोई मजाक नहीं था, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अमर बंधन रस्सी से बच नहीं सकता था। जाओ। लिन जिन तेजी से आगे बढ़ा। उसने अमर बंधन वाली रस्सी निकाली और उसे हवा में उछाल दिया। उसी समय उसने एक मंत्र का जाप किया। एक पल में अमर बंधन रस्सी चमक उठी और तेज गति से आगे बढ़ी। खतरे को भांपते हुए जेड ड्रैगन ने तुरंत उड़ान भरी और उससे बचने की कोशिश की। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है? वह एक जादुई कलाकृति थी। जादुई कलाकृतियां केवल अमर लोगों द्वारा ही तैयार की जा सकती थी। हालांकि अब कोई अमर नहीं था, जादुई कलाकृति अभी भी यहाँ थी। भले ही लिन जिन के पास कलाकृति की 10% शक्ति को मुक्त करने के लिए पर्याप्त मन न हो, फिर भी उसके लिए बर्फ के जेड ड्रैगन को नियंत्रित करना आसान था। एक क्षण में अमर बंधन वाली रस्सी जेड ड्रैगन के शरीर के चारों ओर लिपट गई और उसे कसकर लपेट लिया। बर्फ का जेड ड्रैगन बेतहाशा संघर्ष करने लगा, आजाद होने की कोशिश कर रहा था। लिन जिन मुस्कुराया। ये चीज बिल्कुल भी आजाद नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस बारे में बात की जा रही है वह अपने प्रतिद्वंद्वी को बांधने के लिए केवल अमर बंधन रस्सी का उपयोग कर सकता था। वह नहीं कर सकता था जो कीट दाऊवादी ने किया था। उसे बांधने के बाद वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को दबा सकता था। सफेद बंदर ने जो बताया था उसके अनुसार उसे उसके विशालकाय बंदर रूप में बांध दिया गया था। बांधे जाने के बाद उसकी राक्षसी आभा दब गई थी और वह एक छोटे बंदर में बदल गया था। कीट पालनकर्ता को ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसे अमर बंधन रस्सी को परिष्कृत करने में बहुत समय लगाना पड़ा होगा। आखिरकार लिन जिन को इस कलाकृति को प्राप्त हुए कुछ ही समय हुआ था। यह पहले से ही इतना प्रभावशाली था कि वह बंधन तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था। आइस जेड ड्रैगन अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन यह बहुत प्रभावी नहीं था। लिन जिन की योजना के अनुसार बर्फीले जेड ड्रैगन को फंसाना केवल पहला कदम था। दूसरा कदम, जो सबसे महत्वपूर्ण कदम भी था, ड्रैगन की राक्षसी प्रकृति को खत्म करने के लिए डेमन स्लेयर का उपयोग करना था। घातक जानवरों के संग्रहालय में दानव वध हॉल ने पहले से ही दानव जेड के 2 टुकड़े एकत्र किए थे। एक जूली के जुनून से था और दूसरा उजाड़ पहाड़ के बाग दानव खु युझेन से था। लिन जिन ने अपनी राक्षसी प्रकृति को समाप्त करने के बाद राक्षस जेड प्राप्त किया। बर्फ के जेड ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह पागल हो गया था, इसका कारण उसका जुनून और राक्षसी स्वभाव था। एक बार जब उसे काट दिया गया तो बर्फ के जेड ड्रैगन को कम से कम अपनी चेतना वापस मिल गई। यदि वह अभी उस पर हमला करना चाहता है तो लिन जिन को उसे मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
थंडरफायर सुई के नीचे यदि रैंक 5 का पालतू जानवर भी मारा जाए तो वह भी मर जाएगा। लिन जिन ने मायावी दानव वध हॉल की दानव वध तलवार को सक्रिय कर दिया। ये तलवार असली नहीं थी, ये सिर्फ तलवार के इरादे का प्रकटीकरण था। लिन जिन इसे इस्तेमाल करने के लिए दिव्य तलवार स्क्रॉल का इस्तेमाल कर सकते थे। अपनी उंगली से इशारा करते हुए लिन जिन ने अपनी तलवार की मंशा को दर्शाया और हवा में वार किया। दानव कातिल, एक अदृश्य तलवार का इरादा सामने आया। झाओ जिंगयान और एल्डर मो के लिए वहां कुछ भी नहीं था। लिन जिन सिर्फ हवा में अपना हाथ लहरा रहा था, लेकिन अमर बंधन रस्सी से फंसे बर्फ के जेड ड्रैगन ने देखा कि एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार उसके सिर की ओर एक अजय गति से वार कर रही थी। वह भागना चाहता था लेकिन भाग न सका। एक क्षण में राक्षस वध तलवार उसके सिर से लेकर पैरों तक कट गई। दानव वध करने वाली तलवार ने आइस जेड ड्रैगन के शरीर से काली ऊर्जा की एक गेंद निकाली। जब राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली तो उसने तुरंत एक भयानक चीख निकाली। ये भूतों के रोने की तरह लग रहा था। यहाँ तक कि झाओ जिंगयान और एल्डर मो भी इसे सुन सकते थे। लिन जिन को पता था कि यह राक्षसी ऊर्जा बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसका जुनून इतना प्रबल क्यों था कि यह हु युजिन और डूली की राक्षसी प्रकृति से भी आगे निकल गया। हु युजिन को छोड़कर डू ली अमर था। क्या इस बर्फीले जेड ड्रैगन की राक्षसी प्रकृति अमर से ज्यादा मजबूत हो सकती है? ये स्पष्टतः असंभव था। लिन जिन को जल्द ही समझ में आ गया कि ऐसा क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि डूली अमर था, इसलिए वह राक्षसी बनने के बाद भी अपने राक्षसी स्वभाव को दबा सकता था। यही कारण था कि जब वे पहली बार मिले तो वह एक साधारण व्यक्ति की तरह लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि डूली का क्षेत्र बहुत ऊंचा था। राक्षसी बनने के बाद भी वह अभी भी स्पष्टता का एक निशान बनाए रख सकता था। हालांकि ये बर्फीला जेड ड्रैगन वैसा नहीं था। यही कारण था कि इसका राक्षसी स्वभाव इतना दबंग था। लेकिन चाहे वह कितना भी दबंग क्यों न हो, वह बेकार था। दानव संहारक द्वारा मारे जाने के बाद लिन जिन को राक्षसी ऊर्जा को ब्लेड में अवशोषित करने के लिए थोड़ा और प्रयास करना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान गुफा में छायाएं उड़ती रहीं और अजीबोगरीब आवाजें गूंजती रहीं। अंत में जब सारी शैतानी ऊर्जा दानव संहारक में समा गई तो असामान्यताएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। लगभग उसी समय बर्फीले जेड ड्रैगन की ऊर्जा सूख गई थी। वह जमीन पर निढाल होकर पड़ा था और अब संघर्ष करने में असमर्थ था। या शायद राक्षसी ऊर्जा के प्रभाव के बिना उसे पता था कि गुस्सा दिखाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। लिन जिन सिर्फ बेबुनियाद अनुमान नहीं लगा रहा था, वह बर्फ के जेड ड्रैगन की नजर से बता सकता था। पहले यह पागलपन, क्रोध और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। अब यह शांत और संयमित था और संवाद करने की इच्छा रखता था। लिन जिन उसकी निगाह से बहुत सी चीजें देख सकता था। अचानक लिन जिन को कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे के प्रवेश द्वार की ओर देखा। वहां शांग एर और 4 पंजे वाला स्याही वाला जेड ड्रैगन था। हालांकि शांग एर ने 4 पंजे वाले स्याही जेड ड्रैगन को एक विशाल छिपकली की तरह गर्दन से पकड़ रखा था। लिन जिन ने स्याही जेड ड्रैगन को देखा और उसे परिचित पाया। शांग एर ने जिसे पकड़ा हुआ था वह स्पष्ट रूप से ओल्ड मो था। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने जल्दी से कहा, मूल्यांकन करता लिन, यह मैं हूँ, ओल्ड मो। मैं जेड ड्रैगन की मान से आया हुआ व्यक्ति हूँ। क्या आपको याद है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, शांग एर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और ओल्ड मो अब और बोल नहीं सका। उसका गला घोंटा जा रहा था। हालांकि इसके शब्दों ने लिन जिन को उस समय की याद दिला दी जब उन्होंने शाही राजधानी में ड्रैगन चयन समारोह में ही यू की मदद की थी। क्या यह ओल्ड मो नहीं है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिन जिन आश्चर्यचकित था, यह देखकर कि ओल्ड मो बोल नहीं पा रहा था। लिन जिन ने शांग एर को इशारा किया कि वह उसे जाने दे। शांग एर ने बिना किसी हिचकिचाहट के लिन जिन की आज्ञा का पालन किया। जेड ड्रैगन मो जमीन पर गिर गया और कुछ बार खांसने लगा। वह बहुत परेशान दिख रहा था। दूसरी ओर शांग एर ने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर लिन, बाहर और भी लोग हैं जो ड्रैगन की दहाड़ से आकर्षित हुए हैं। मैंने लिटिल 5 से उन्हें रोकने के लिए कहा है। शांग एर इतनी समझदार थी कि उसे पता था कि लिन जिन को वहां नीचे कुछ जरूरी काम निपटाना होगा। इसलिए एल्डर मो को पकड़ने के अलावा जो अंदर घुसने वाले थे, उसने लिटिल 5 को घुसपैठियों को बाहर ही रखने को कहा। ये युजो और अन्य लोग लिटिल 5 को जानते थे, इसलिए उन्होंने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की। लिन जिन ने सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि शांग एर ने अच्छा काम किया है। यह उचित नहीं था कि हर कोई जान सके कि वहां क्या चल रहा था। इसके अलावा उन्होंने अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया था। दूसरी ओर एल्डर मो को आखिरकार होश आ गया। जब उसने बर्फ के जेड ड्रैगन को अमर बंधन रस्सी से बंधा देखा तो वह चौंक कर बोला, माँ, क्या ये सच में तुम हो? सच कहा जाए तो लिन जिन ने नहीं सोचा था कि इस समय जो भी हुआ उससे वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। फिर भी वह एल्डर मो के शब्दों से अभी भी अचंभित था। माँ। लिन जिन ने एल्डर मो की ओर देखा, फिर बर्फीले जेड ड्रैगन की ओर। उसे लगा कि कुछ भी हो सकता है। आखिर क्या हो रहा है? एल्डर मो की आवाज सुनकर बर्फीला जेड ड्रैगन जो अमर बंधन रस्सी से बंधा हुआ था भी कांप उठा। मो। इस समय आइस जेड ड्रैगन ने एक महिला की आवाज निकाली। फिर उसका आकार सफेद कपड़े पहने एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला में बदल गया। वह देखने में 20 वर्ष की लगती थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व गरिमा में था। एल्डर मो उत्साह में कांपने लगे और उनकी आवाज भी बदल गई थी। माँ, तुम मरी नहीं हो। हाँ, तुम मरी नहीं हो। नमस्ते माँ। एल्डर मो ने चारों पैरों पर खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। माँ और बेटे के एक दूसरे से मिलने के इस दृश्य ने लिन जिन और अन्य लोगों को अवाक कर दिया। यहाँ तक कि शांगेर भी अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। एल्डर मो ने फिर लिन जिन की ओर रुख किया और विनती की, मूल्यांकनकर्ता लिन, कृपया मेरी माँ को जाने दें। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया उन्हें जाने दें। आप जो भी मुझसे करवाना चाहेंगे मैं करूंगा। धप धप धप। सीनियर ड्रैगन मो ने बार बार प्रणाम किया। यह देखा जा सकता था कि उनका प्रणाम उनके दिल की गहराई से आ रहा था। लिन जिन अभी भी अचंभित था। उसने सीनियर मो से कहा कि वह झुकना बंद करे और कुछ और करने से पहले स्थिति स्पष्ट करे। तभी सीनियर मो हकलाते हुए एक मामला बताने लगे। जेड ड्रैगन लेयर मूल रूप से ड्रैगन देवता और ड्रैगन मदर गुटों में विभाजित था। ड्रैगन देवता जेड ड्रैगन मंदिर से था, जिसे लिन जिन ने मार डाला था, जबकि ड्रैगन मदर यह बर्फ जेड ड्रैगन था। ड्रैगन माँ के 3 बेटे थे। ओल्ड मो बॉस था। इसके 2 छोटे भाई भी थे, लेकिन जब वे यात्रा पर निकले तो उनकी मृत्यु हो गई। उस समय ड्रैगन मदर बदला लेने के लिए उत्सुक थी और उसने जेड ड्रैगन गुफा को छोड़ दिया। तब से उसका ठिकाना अज्ञात है।
मैंने मोर को आपको मूल्यांकक लिन कहकर संबोधित करते हुए सुना। मूल्यांकक लिन। उस समय मैं बदला लेने के लिए इतना बेताब था कि मैं 1 दशक से भी अधिक समय तक अपने दुश्मन की तलाश में रहा। आखिरकार मैंने उसे पा लिया, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका और बुरी तरह घायल हो गया। आक्रोश से भरकर मैं उसके बाद उलझन में पड़ गया। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं यहाँ कैसे कैद था, लेकिन मुझे पता है कि यह मूल्यांकक लिन का ही काम होगा जिससे मुझे होश आ सका। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद मूल्यांकक लिन। लिन जिन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ड्रैगन मदर पर शैतान का साया क्यों था। वह अपने बेटे का बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए वह आक्रोश और दुष्ट स्वभाव से भरी हुई थी। इसके अलावा ये दुष्ट स्वभाव उसके दिमाग को परेशान कर सकता था। यही वजह थी कि उसकी यादें धुंधली और अस्पष्ट थी। दानव संहारक द्वारा वार किए जाने के बाद राक्षसी प्रकृति को हटा दिया गया, जिससे ड्रैगन मदर को अपनी चेतना वापस पाने में मदद मिली। दूसरे शब्दों में, लिन जिन ने वास्तव में उसे बचा लिया था। आखिरकार दानव संहारक के बिना इस तरह के राक्षसी ड्रैगन से निपटने का एकमात्र तरीका उसे मारना ही था। लिन जिन ने अपनी सुई से फिर से जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ड्रैगन मदर के शरीर के भीतर की राक्षसी ऊर्जा पूरी तरह से निकल गई है। फिर उसने अमर बंधन रस्सी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मंत्र का जाप किया। हर कोई अलग अलग भावों के साथ अमर बंधन रस्सी को देख रहा था। कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए, कुछ ईर्ष्यालु हुए। झाओ जिंगयान विशेष रूप से एक ऐसी महिला थी जिसने दुनिया देखी थी, इसलिए उसने तुरंत पहचान लिया कि लिन जिन के हाथ में जो रस्सी थी वह जियान परिवार की कलाकृति थी। जैसा कि क्यूरेटर के शिष्य से उम्मीद थी, उसके पास एक कलाकृति भी है। झाओ जिंगयान ने सोचा कि अगर लिन जिन के पास इतनी शक्तिशाली कलाकृति थी, तो क्यूरेटर के पास किस तरह की भयानक कलाकृति होगी। उसके फीनिक्स पैलेस में वास्तव में एक अमर कलाकृति थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी इस सुनहरी रस्सी जितनी शक्तिशाली नहीं थी। ये रस्सी आसानी से रैंक 5 राक्षस को बांध सकती थी। आमने सामने की लड़ाई में कोई भी एप्रेजलिन का मुकाबला नहीं कर सकता था। ड्रैगन मदर पहले ही उड़कर आ चुकी थी और उसने सीनियर मो को खड़े होने में मदद की। सीनियर मो में अब वह भव्य, रहस्यमय आभा और व्यवहार नहीं था जो जेड ड्रैगन की मान में था। अब वह फूट फूट कर रो रहा था। माँ और बेटे के बीच कैसा पुनर्मिलन था। अब जब ड्रैगन मदर कोई समस्या नहीं थी, तो लिन जिन को अचानक लगा कि आज उसकी किस्मत अच्छी है। कम से कम वह हेकियान को मिलने पर एक बड़ा उपहार दे सकता था। अब चलो काम पर लगें, लिन जिन ने कहा। झाओ जिंगयान ने लिन जिन की बातों पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत उत्साहित दिखी। शुरू में उसे लिन जिन की क्षमताओं पर संदेह था, लेकिन उसने यह बात खुलकर नहीं कही। लेकिन अब उसे हार माननी पड़ी। क्यूरेटर का शिष्य वास्तव में अद्भुत था। ऐसी स्थिति में क्यूरेटर को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। और जिस महत्वपूर्ण बात के बारे में लिन जिन बात कर रही थी, वह स्पष्ट रूप से असामान्य लॉ को सक्रिय करना था ताकि उसकी फीनिक्स राख से उठ सके। ये सोचकर झाओ जिंगयान शांत नहीं हो सका। अपना धैर्य बनाए रखने के लिए उसे अपने नाखून शरीर में गड़ाने पड़े। जब से उसका पालतू जानवर नष्ट हुआ है, तब से वह दर्द, निराशा और यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों से गुजर रही है। लेकिन अब सब कुछ नाटकीय रूप से बदल जाएगा। एल्डरमो ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। झाओ जिंगयान की तुलना में ड्रैगन मदर को अपनी आध्यात्मिक बुद्धि वापस प्राप्त करते देख एल्डरमो ने राहत की सांस ली। उसका कर्तव्य यहाँ ड्रैगन मदर की रक्षा करना था। अब जबकि ड्रैगन मदर उसके लिए कोई खतरा नहीं थी, इसका मतलब था कि उस पर एक अदृश्य बेड़ी हटा दी गई थी। इससे उसे अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं होगी। वह जहाँ चाहे जा सकता है और जो चाहे कर सकता है। इसका ख्याल मात्र ही दिल को झकझोर देने के लिए काफी था। बेशक एल्डरमो भी बहुत उत्सुक थे। वह देखना चाहते थे कि इस जगह में किस तरह की शैतानी ज्वाला छिपी हुई है, जिसकी उन्होंने 20 से ज्यादा सालों तक रक्षा की थी। मिस झाओ, आप शुरू कर सकती हैं, लिन जिन ने कहा। ईविल फ्लेम पर सील खोलना लिन जिन का काम नहीं था। झाओ जिंगयान ने सिर हिलाया। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि यहाँ ईविल फ्लेम को कैसे सक्रिय किया जाए। उसने एक बोतल निकाली। बोतल सादी और सादी थी, उस पर बेहतरीन नक्काशी थी। ढक्कन खोलने पर पता चलता था कि अंदर कुछ बह रहा है। यह अग्नि आत्मा का रक्त है। यह अत्यंत कीमती है। इसका उपयोग विचलित लपटों को सील करने और सक्रिय करने के लिए किया जा सकता है। झाओ जिंगयान के बोलने के बाद उसने बोतल से अग्नि आत्मा के रक्त की कुछ बूंदें टपका दी। कुछ ही देर में लाल रक्त की कुछ बूंदें गिरी। इतनी ऊंचाई पर लिन जिन को यह नहीं दिख रहा था कि वे कहां उतर रहे हैं, लेकिन वह उन रक्त की बूंदों के बल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये कुछ दर्जन टन धातु के बराबर था, ऐसा बल जो किसी पहाड़ को गिरा सकता था। फीनिक्स पैलेस और डालुओ मंदिर की प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी थी। बेशक लिन जिन के दिमाग में डालुओ मंदिर अभी भी सबसे ऊपर था। सिर्फ ये तथ्य कि डालुओ मंदिर की देखरेख एक वास्तविक बुद्ध कर रहे थे, फीनिक्स पैलेस को अतुलनीय बनाता था। जैसे ही अग्नि आत्मा का रक्त गिरा, मानो वह किसी चीज को जंग लगा रहा हो, नीचे का मैग्मा हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। नीचे से एक अभूतपूर्व अग्नि आत्मा ऊर्जा बाहर निकली। बर्फ की विशेषता होने के कारण ड्रैगन मदर बहुत असहज थी। लिन जिन ने उसे प्रवेश द्वार पर वापस जाने को कहा और उसके बाद ही उसे बेहतर महसूस हुआ। बेशक लिन जिन और झाओ जिंगयान के लिए यह अग्नि आत्मा ऊर्जा एक महान पूरक थी। किसी भी स्थिति में लिन जिन के शरीर में जियो हुआ वर्तमान में उत्साह से जयकार कर रहा था, लगातार इस अद्वितीय अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अगले ही पल मैग्मा का रंग बदल गया। पहले ये चमकीला लाल रंग था जो कुछ हद तक चकाचौंध करने वाला था, लेकिन इस समय ये हरे रंग में बदल गया था। यहाँ तक कि पूरी गुफा का रंग भी बदल गया था। मैग्मा घूमने लगा और बीच में हरे रंग की ज्वाला का एक गोला दिखाई दिया। ये ज्वाला इतनी अनोखी थी कि लिन जिन और झाओ जिंगयान भी एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सके। यह एक असामान्य ज्वाला है, पृथ्वी दीप्तिमान हरी ज्वाला, झाओ जिंगयान ने इस समय कहा। फीनिक्स पैलेस ने स्पष्ट रूप से इस असामान्य ज्योति के लिए एक नाम सोचा था और यह बहुत उपयुक्त था। चलो शुरू करें। लिन जिन इस असामान्य लौ की भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। उसने सोचा, जैसा कि एक दुर्लभ असामान्य लौ से उम्मीद की जाती है, अगर मैं इसका उपयोग कर सकता तो यह आश्चर्यजनक होगा। इस पर झाओ जिंगयान ने जल्दी से फीनिक्स का अंडा निकाल लिया। इस बारे में बात करते हुए हालांकि झाओ जिंगयान ने क्यूरेटर को फीनिक्स अंडे को फिर से जीवित करने का तरीका बताते हुए सुना था, लेकिन जानना एक बात थी, लेकिन ऐसा करना दूसरी बात थी। इसके अलावा लिन जिन के आसपास होने के कारण झाओ जिंगयान थोड़ा घबराया हुआ था। उसने लिन जिन की ओर देखा और पूछा, मूल्यांकक लिन, क्या आपको मदद की जरूरत है?
वह असफलता से डरती थी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने अधीनस्थों द्वारा धोखा दिए जाने के बाद झाओ जिंगयान को फीनिक्स पैलेस के महान कमांडर से नश्वर दुनिया में पदावनत कर दिया गया था। पालतू जानवर के बिना उसे कभी भी वापसी का मौका नहीं मिलेगा। वह उन लोगों से पूछना चाहती थी जो उसे बहन कहते थे, उन्होंने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। वह फीनिक्स पैलेस पर पुनः नियंत्रण पाना चाहती थी। लिन जिन को पता चल गया था कि झाओ जिंगयान चिंतित थी। सच कहा जाए तो अगर झाओ जिंगयान खुद ही पुनरुत्थान करती तो यह वाकई जोखिम भरा होता। लेकिन चूंकि लिन जिन ने अतिथि कक्ष में फीनिक्स अंडे में एक अग्नि ताबीज जोड़ा था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा लिन जिन बगल से देख रहा होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह हस्तक्षेप कर सकता था। मिस झाओ, चिंता मत करो, बस फीनिक्स अंडे को अजीब लौ में फेंक दो। शायद लिन जिन की बेपरवाही ने झाओ जिंगयान को प्रभावित किया, क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ में फीनिक्स के अंडे पर नजर डाली। फिर उसने उसे हवा में उछाल दिया। किसी तरह की चाल का उपयोग करते हुए फीनिक्स का अंडा हवा के झोंके में लिपटा हुआ था और धीरे धीरे लौ में गिर गया। एक धमाके के साथ विचलित ज्वाला पहले की तुलना में थोड़ी अधिक फैलती हुई प्रतीत हुई। इस समय फीनिक्स का अंडा अजीब ज्वाला के भीतर घूम रहा था, जो पृथ्वी की चमकदार हरी ज्वाला की शक्ति को अवशोषित कर रहा था। झाओ जिंगयान बेहद घबराई हुई थी और उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थी कि वे नीली हो गई थी। ये देखते हुए लिन जिन ने सलाह दी, फीनिक्स का निर्वाण तत्काल पुनर्जन्म नहीं है, इसमें समय लगता है। ये सुनकर झाओ जिंगयान थोड़ा शांत हुआ। अब लिन जिन के लिए काम पर लगने का समय आ गया था। जिया हो, लिन जिन ने आवाज लगाई और उसकी बांह से आग की एक गेंद निकली। आग की लपटें एक छोटे से आग के भेड़िए के आकार में मिल गईं। यह जिया हो था। जियो हो, आपकी योग्यता हमेशा से ही साधारण रही है। सामान्य परिस्थितियों में तीसरा स्तर पहले से ही शिखर है। अब जब आप चौथे स्तर में प्रवेश कर चुके हैं, यदि आप फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से उन दुर्लभ जानवरों की तुलना में बहुत अधिक कठिन होगा। सौभाग्य से आपने पहले से ही यिन यांग धर्म शरीर की खेती की है, जो आपके लिए फीनिक्स जैसे अग्नि जानवरों के साथ अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त है। मैं आपके धर्म शरीर और युवान आत्मा को ठीक करने के लिए थंडर फायर सुई का उपयोग करूंगा। सांसारिक चमक हरी लौ में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत के अनुसार कार्य करना याद रखें। अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुरंत बाहर आ जाओ। जियो हुओ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। लिन जिन ने अपनी कलाई हिलाई और थंडर फायर सुई जिया हुओ के शरीर में घुस गई। जाना। लिन जिन के आदेश का पालन करते हुए जिया हुओ ने नीचे पृथ्वी की चमकदार हरी लौ में छलांग लगा दी। पृथ्वी की चमकदार हरी लौ इतनी शक्तिशाली थी कि इसे फीनिक्स के पुनर्जन्म के लिए इस्तेमाल करना बेकार होगा। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि लिन जिन को पता था कि फीनिक्स कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके निर्वाण पुनर्जन्म के लिए आवश्यक अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा एक मध्यम आकार की पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा को सूखा देने के लिए पर्याप्त थी। यह शायद पर्याप्त भी न हो। फीनिक्स के निर्वाण का अनुभव करने के बाद पृथ्वी की चमकदार हरी लौ को बहुत नुकसान हो सकता है या पूरी तरह से बुझ भी सकती है। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए लिन जिन को इस अवसर का उपयोग करना चाहिए था, जबकि लौ अभी भी पूरी तरह से जल रही थी। फीनिक्स पैलेस के विशेषज्ञों ने उस समय इस दिव्य ज्वाला को क्यों सील कर दिया था? दूसरों को इसके बारे में पता न चले। इसके अलावा ये भी था कि विचलित लपटें दुर्लभ थी, क्योंकि उनका प्रकट होना कई कारणों के संयोजन के कारण था। कुछ देर जलने के बाद वे पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाती थी, इसीलिए उन्हें इसे सील करना पड़ा। एक बार जब इसे सील कर दिया जाता तो डेविएंट फ्लेम की खपत 100 गुना कम हो जाती। ये फ्रिज में खाना रखने जैसा ही सिद्धांत था। अब चूंकि सील हटा दी गई है, इसलिए इसे जलाने के बजाय इसका उपयोग न करना बर्बादी होगी। इस बार जियो हुओ का विकास पृथ्वी की चमकदार हरी ज्वाला की बदौलत था। तभी लिन जिन ने धीमी आवाज सुनी। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि एल्डर मो का पालतू जानवर अग्नि छिपकली उत्साह से आगे पीछे घूम रहा था। हालांकि वह नीचे की लपटों से डरता था, इसलिए उसने और करीब जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने कहा, जो कोई भी इस खजाने को देखता है वह इसका हिस्सा पाने का हकदार है। आप एल्डर मो के साथ 20 साल से अधिक समय से इस जगह की रखवाली कर रहे हैं और आपने हमारे लिए बहुत बड़ी सेवा की है। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं आपको यह अवसर देता हूँ। ऐसा कहकर लिन जिन ने अग्नि छिपकली के शरीर में सुई चुभो दी। फिर उसने एक मंत्र का जाप किया और मानो प्रेरित होकर अग्नि छिपकली आगे बढ़ी और अग्नि कुंड में कूद गई। एल्डर मो चौंक गए। अगर यह सामान्य पृथ्वी अग्नि आत्मा शिरा होती तो उनकी अग्नि छिपकली डरती नहीं, लेकिन अगर यह एक विचलित ज्वाला होती तो चीजें अलग होती। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका पालतू जानवर जलकर मर सकता है। आगे देखते हुए एल्डर मो ने राहत की सांस ली जब उन्होंने नीचे की स्थिति देखी। अग्नि छिपकली सीधे पृथ्वी की चमकदार हरी लौ में नहीं कूदी। इसके बजाय वह आग के गड्ढे के करीब बैठ गई और आसपास की लपटों का इस्तेमाल अपने शरीर को भूनने के लिए किया। इस तरह वह पृथ्वी की चमकदार हरी लौ का लाभ उठा सकती थी। लिन जिन ने वह कर दिया था जो उसे करना था। अब उसे बस इंतजार करना था। सभी ने अपनी सांस रोककर ध्यान से देखा। उसके पीछे ड्रैगन मदर जो ओल्ड मो को ले जा रही थी, लिन जिन की पीठ पर अपनी आंखों में चमक के साथ घूर रही थी। कई 100 साल तक जीवित रहने के बाद ड्रैगन मदर ने इस दुनिया में कई विशेषज्ञों को देखा और सुना था। आखिरकार वह उस समय रैंक 5 जेड ड्रैगन थी। बस इतना था कि वह जेड ड्रैगन साम्राज्य से बंदी नहीं थी और उसे अपनी आजादी थी। दुर्भाग्य से भाग्य क्रूर था। उसके वारिस एक के बाद एक मर गए और दूसरों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। जब वह बदला लेने के लिए बाहर गई तो वह दुश्मन के सामने टिक नहीं पाई। मौत से बचने के बाद वह क्रोधित और नाराज महसूस करती थी। इस तरह वह प्रेतबाधित हो गई। प्रेतबाधित होने के बाद वापस लौटना लगभग असंभव था और उसका भाग्य दुखी होना तय था। यह सोचना कि वह मूल्यांकक लिन से मिलेगी जो उसे राक्षसी ऊर्जा से छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। हालांकि ड्रैगन मदर को मूल्यांकक लिन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने अपने बेटे ओल्ड मो से धीमी आवाज में लिन जिन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। ड्रैगन मदर भी शांग एयर के प्रति बहुत सम्मान रखती थी। वह भी एक राक्षस थी, इसलिए वह बता सकती थी कि शांग र उसके जैसा ही था। हालांकि शांग र की आभा स्पष्ट रूप से उससे ज्यादा मजबूत थी और उसने मूल्यांकनकर्ता लिन को मास्टर लिन कहकर संबोधित किया था। दूसरे शब्दों में शांग एयर मूल्यांकक लिन का शिष्य था। क्या मूल्यांकक लिन जैसे विशेषज्ञ के लिए एक राक्षस को अपना शिष्य स्वीकार करने का मौका होगा? स्वयं को और अधिक साहसी बनाते हुए ड्रैगन मदर ने शांग एयर को प्रणाम किया। लाइक एंड शेयर करें YouTube